हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की। देखो, मैंने अभी कई सारी चीज़ें स्टार्ट कर दी हैं और अब तक पता नहीं क्या चल रहा था, अब तक हमने बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी। कई सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, मगर अब से ये इकोनॉमिक्स का कोर्स पूरा होगा। ये चैप्टर मैं शुरुआत कर रहा हूँ, चैप्टर 14। ये पहला लेक्चर है। चैप्टर 14 पहले फिर फिनिश करेंगे, फिर 15 करेंगे, 16 करेंगे, 17। सारे चैप्टर्स हम 1 बाय 1 ख़त्म करेंगे। एज वेल एज ज्योग्राफी की भी सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। अब एकदम सिस्टमेटिक तरीके से बोर्ड की आपकी तैयारी की जाएगी और कुछ भी चीज़ अब हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। अब हम बिल्कुल मतलब जो प्लानिंग है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ ये लेक्चर्स मैं तैयार कर रहा हूँ कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है, किस चैप्टर में से कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, एज वेल एज पिछली साल कितने क्वेश्चन आए वो भी हम डिस्कस करेंगे, सो दैट आपको पता रहे कि इस चैप्टर में हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो हम इसमें शुरुआत कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 14 है इकोनॉमिक्स का, और चैप्टर का नाम है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग, ठीक है। तो लेट्स बिगिन व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। एजेंडा देख लेते हैं एक बार, क्या डिस्कस करना है। इनकम के बारे में जानेंगे, इनकम क्या होती है, नेशनल इनकम क्या होती है, हमें नेशनल इनकम क्यों कैलकुलेट करनी चाहिए, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, और कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम, सॉरी ये गलत है, थोड़ा सही कर लेना, कंप्यूटेशन ऑफ नेशनल इनकम की गणना कैसे की जाती है, एंड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के कितने सेक्टर्स होते हैं, हिस्टोरिकल चेंजेज इन सेक्टर्स, इन सेक्टर्स में क्या क्या चेंजेज हुए हैं अब तक, इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर इन प्रोडक्शन, टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है कहाँ पर, प्रोडक्शन में। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है, प्लानिंग इन इंडिया में हम देखेंगे कि 5 ईयर्स प्लान्स और ये सारी चीज़ें, और गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया, 5 ईयर प्लान्स और नीति आयोग, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो, इस चैप्टर को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। हालांकि इसमें से क्वेश्चंस अब मैं बता देता हूँ बोर्ड का पैटर्न क्या है। इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस आएंगे, 3 क्वेश्चंस आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, मतलब 3 क्वेश्चन 1 नंबर के आएंगे, ठीक है। अब हालांकि देखें तो आप इसको चैप्टर को पढ़ लोगे, एक बार समझ में आ गया तो तीनों क्वेश्चन आसानी से कर दोगे, ठीक है। हम टॉपिक बाई टॉपिक डिस्कस करेंगे और उसमें क्वेश्चंस देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्रोबेबल क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, 2018 में कौन कौन से क्वेश्चंस आए। 2018 में पहला क्वेश्चन था डिफाइन नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्या होती है उसको डिफाइन कीजिए। दूसरा, मेंशन द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया, इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसको बताइए, बस ये 1 वर्ड का है, सिंपल, ठीक है। और विच एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड इन प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटी आती हैं। ये 2018 के क्वेश्चन हैं, बहुत आसान क्वेश्चन आए हैं। 2019 इस साल का पेपर, इसमें क्या क्या क्वेश्चन आए, व्हाट इज मीन्ड बाई प्रोडक्शन, प्रोडक्शन क्या होता है, एंड नेम एनी टू एक्टिविटीज ऑफ टर्सरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं, 2 एक्टिविटीज के नाम बताओ, 1 मार्क्स का। स्टेट एनी 1 फंक्शन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग का एक कार्य बताइए। तो देखो बहुत आसान है, हालांकि नीति आयोग बहुत बड़ा दे रखा है, बहुत सारी चीज़ दे रखी है, हमें बस उसके बारे में आना चाहिए ओवरव्यू, ठीक है। अब इससे पहले इस चैप्टर को मतलब इकोनॉमिक्स में ऑलरेडी कुछ लेक्चर्स डाल चुका हूँ, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका मैं ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। दूसरा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर भी मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ, ऑलरेडी अपलोडेड है, इसको भी आप देख सकते हो। हालांकि इनको मैं इस चैप्टर में भी कवर कराऊंगा। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से एग्जाम्पल पूछ रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, सेकेंडरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटीज आती है और टर्सरी सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी आती है। ये लेक्चर भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, ये भी हेल्प करेगा आपको समझने में, इसको भी देख सकते हो। नीति आयोग एक फंक्शन पूछा था इस साल, इसका लेक्चर भी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो मैंने बता दिया। अब चलो 2-3 चीज़ें इस चैप्टर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है इनकम। इनकम क्या होती है, आप सबको पता है इनकम क्या होती है। इनकम मतलब आय, इनकम का मतलब होता है आय। अब मतलब मान लो कोई व्यक्ति है, जैसे मान लो ये व्यक्ति ए है, चलो ये व्यक्ति राम है, ठीक है। तो राम कहीं कंपनी में काम कर रहा है, सपोज इज वर्किंग सम कंपनी का नाम मान लो नोकिया कंपनी में काम कर रहा है, नोकिया कंपनी में, ठीक है। तो नोकिया कंपनी इनको हर महीने 30,000 रुपये दे रही है। कितने रुपये दे रही है, 30,000 रुपये दे रही है।
तो 30,000 क्या हो जाएगी इस व्यक्ति की इनकम हो जाएगी, क्या हो जाएगी इनकम। मान लो, और आपने देखा हो कई सारे हमारे फैमिली में भी मम्मी पापा भाई बहन कई सारे लोग जॉब करते हैं, तो मंथ के अंत में जो पैसा मिलता है वो क्या कहलाती है, उनकी इनकम कहलाती है। तो इनकम एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट में इनकम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी व्यक्ति के डेवलपमेंट में, फैमिली के डेवलपमेंट में और नेशन के डेवलपमेंट में। ठीक है, जो इनकम हम कमाते हैं उससे हमारा डेवलपमेंट होता है, साथ के साथ में हमारी फैमिली का भी डेवलपमेंट होता है और देश का भी डेवलपमेंट होता है, क्योंकि पैसा कुछ देश में भी जाता है। सपोज कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा है तो इनकम टैक्स के रूप में सरकार को भी जाता है। ठीक है, और अगर व्यक्ति की इनकम ज़्यादा होगी तो वो चीज़ों को खरीदेंगे, खरीदने की शक्ति बढ़ेगी। खरीदने की शक्ति का मतलब वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे तो जिस चीज़ की डिमांड है, मान लो कपड़े खरीद रहे हैं या बाइक खरीद रहे हैं, गाड़ी खरीद रहे हैं, तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी। गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी तो सीधी सीधी बात है फैक्ट्री बढ़ने लगेंगी, फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ेगी, और फैक्ट्रियों की संख्या बढ़ेंगी तो फिर डेवलपमेंट होगा, देश का भी होगा। क्यों? क्योंकि ज़्यादा फैक्ट्री बढ़ेंगी तो वहाँ पर काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ेगी। ठीक है, फिर फैक्ट्रियों से, इन सब चीज़ों से देश का भी विकास होगा और देश का भी डेवलपमेंट होगा। तो इनकम एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किस किस के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, पर्सन के, किसी व्यक्ति के, फैमिली के और देश के डेवलपमेंट में हेल्प करता है। किसी भी व्यक्ति की इनकम क्या बताती है, उसकी लाइफस्टाइल बताएगी कि उसकी रहन सहन कैसा है, सोशल स्टेटस बताएगी, समाज में क्या स्टेटस है उसका। ठीक है, मेटेरियल लाइफ क्या क्या चीज़ें वो रखते हैं, मेटेरियल लाइफ का मतलब है उनके पास क्या क्या फिजिकल चीज़ें हैं, जैसे गाड़ी क्या है, कपड़े कैसे हैं, या उसकी कितनी बिल्डिंग्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी है, योगी मेटेरियल लाइफ। सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ये सारी चीज़ें भी बताती हैं। मान लो एक व्यक्ति कमा रहा है 10,000 रुपये, दूसरा व्यक्ति कमा रहा है 1,00,000 रुपये। ठीक है, तो इन दोनों की लाइफ स्टाइल अलग अलग होगी, इन दोनों की सोशल स्टेटस अलग अलग होगा। ठीक है, और इन दोनों की इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस अलग अलग होगी, और इनके पास जो चीज़ें, इनके पास वो चीज़ें, इन दोनों में अंतर होगा। ठीक है, तो इनकम क्या बताती है, क्या डिटरमाइन करती है, किसी भी व्यक्ति की लाइफ स्टाइल, रहन सहन। ठीक है, अब सीधी बात है, अब जो व्यक्ति कम पैसे कमा रहा है, कम इनकम है उसकी, तो वो एसी में नहीं रह सकता, मगर जो व्यक्ति 1,00,000 रुपये कमा रहा है तो वो एसी को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति 10,000 रुपये कमा रहा है वो गाड़ी नहीं ले सकता, फोर व्हीलर, ये फोर व्हीलर से ले सकते हैं। तो ऐसे ही है, जितनी इनकम बढ़ती जाती है और व्यक्ति की लाइफ स्टाइल धीरे धीरे चेंज होती रहती है, सोशल स्टेटस भी, समाज में भी स्टेटस उसका चेंज होता रहता है। ठीक है, मेटेरियल लाइफ, जो चीज़ें वो अपने पास रखते हैं वो भी चेंज होती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें डिटरमाइन करती है इनकम। तो क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज इनकम, इनकम क्या होती है। दूसरा ये भी बन सकता है कि इनकम क्या क्या डिटरमाइन करती है। तो इनकम क्या क्या डिटरमाइन करती है, लाइफ स्टाइल डिटरमाइन करेगी, सोशल स्टेटस, मेटेरियल लाइफ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, इन सारी चीज़ों को इनकम डिटरमाइन करेगी। इनकम हिंदी में इसको बोलते हैं आय। ठीक है, ध्यान रखना। दूसरा टॉपिक है नेशनल इनकम। अभी तो हमने देखा था इनकम, नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम, द टोटल इनकम अर्न बाय द ऑल द सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री कॉल्ड नेशनल इनकम। मतलब जितने भी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं उन सब से जो इनकम आ रही है दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। या फिर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इट इज़ द मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी मतलब मनी के रूप में, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ all final goods and services produced by all the sources of production during a financial year। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है, ये क्वेश्चन भी आया था। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मई, 31 मई, 1 अप्रैल से 31 मई के बीच का जो टाइम होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। हालांकि इसको हम आगे देखेंगे। तो एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो जितने भी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन है, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी सेक्टर हो, टर्सरी सेक्टर हो, इन सब से कितनी गुड्स और कितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई और उनकी मॉनेटरी वैल्यू क्या है, कितना रुपये में, मतलब जैसे प्राइमरी सेक्टर में कितनी कमाई हुई, सेकेंडरी सेक्टर में कितनी कमाई हुई, टर्सरी सेक्टर में कितनी कमाई हुई, ये सारी चीज़ें मिलकर क्या कहलाती है, नेशनल इनकम। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी पड़ेगी। मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी के रूप में। ठीक है, ऑल दी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि प्राइमरी सेक्टर से, सेकेंडरी सेक्टर से, टर्सरी सेक्टर से कितनी कितनी इनकम हुई है। प्राइमरी सेक्टर, अब सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कोई से भी हो सकते हैं, एग्रीकल्चर में भी हो सकता है, इंडस्ट्री भी हो सकती है, सर्विसेज भी हो सकती हैं। तो जितने भी प्रोडक्शन के सोर्सेज हैं, और प्रोडक्शन क्या करते हैं, एक तो हम गुड्स का प्रोडक्शन करते हैं और दूसरा किसका प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज का। ठीक है, तो एक साल के अंदर, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल दी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय ऑल दी सोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड नेशनल इनकम। ध्यान रखना, इसको हम क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। तो ये क्वेश्चन ये आया भी है 2018 में कि नेशनल इनकम क्या होती है, तो ये वाली डेफिनेशन आप लिख देना। दोबारा भी रिपीट हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, दूसरा, नेशनल इनकम
को क्यों हम डिटरमाइन करते हैं, नेशनल इनकम डिटरमाइन करने की क्या ज़रूरत होती है, या कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे नेशनल इनकम डिटरमाइन की जाती है, या नेशनल इनकम डिटरमाइन करने के क्या फ़ायदे हैं, व्हाट इज़ द नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, और वाई डू वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, नेशनल इनकम क्यों डिटरमाइन करते हैं, क्या ज़रूरत है नेशनल इनकम डिटरमाइन करने की, निश्चित करने की। नंबर 1, अगर आपको नेशनल इनकम पता है तो उससे क्या पता लगा सकते हैं, तो नेशनल इनकम बताती है इकोनॉमिक सिचुएशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ कंट्री, कि देश की इकोनॉमिक स्थिति कैसी है और देश की इकोनॉमिक प्रोग्रेस कितनी हो रही है, ये चीज़ बताती है नेशनल इनकम। अगर हमें नेशनल इनकम पता है तो हम हमारी इकोनॉमी को अलग अलग देश की इकोनॉमी के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। इकोनॉमी होती है अर्थव्यवस्था, ठीक है, हमारी इकोनॉमी बाकी इकोनॉमी की तुलना में कैसी है, और ये इकोनॉमी का पता लगाना है तो उसके लिए अब क्या जरूरी है, नेशनल इनकम पता होनी चाहिए। नेशनल इनकम बताती है कि अलग अलग सेक्टर से कितना कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है। अलग अलग सेक्टर्स का मतलब है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर, इन तीनों से कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो चीज़ भी बताती है नेशनल इनकम, ठीक है। ये वाला लेक्चर जरूर देखें, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इकोनॉमिक्स समझने में, मैंने ऑलरेडी बता दिया है, इसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ। और अगर हमारी नेशनल इनकम के आधार पर ही हम क्या करते हैं, हमारे देश की फ्यूचर पॉलिसी डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब सीधी सीधी बात है, जेब में जितना पैसा होगा उसी के आधार पर हम फ्यूचर की प्लानिंग करेंगे, तो कंट्री की जितनी इनकम होगी उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, फ्यूचर पॉलिसीज डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बन सकता है, व्हाट इज द नीड टू कैलकुलेट द नेशनल इनकम, या व्हाई डू वी नीड टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, कुछ भी आ सकता है, या 2 फैक्टर्स बताइए जिनकी वजह से नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। तो इन चारों में से 2 याद रख लेना, वैसे तो चारों याद होने चाहिए आपको, बट आप आंसर आए तो 2 लिखाना, काफ़ी है, काम चल जाएगा, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 2 इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग, क्लास 10th इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीडीपी क्या होती है। जीडीपी की फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको पता है इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, ठीक है। तो तीनों सेक्टर्स का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है, तीनों सेक्टर से इनकम जीडीपी में ऐड की जाती है। तो जीडीपी की अगर डेफिनेशन देखें तो इट इज़ द सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहाँ पे देखो कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक तो ये सम ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड गुड क्या होते हैं इसको मैं आगे बताऊंगा। फिनिश्ड गुड होते हैं जिनको फर्दर प्रोसेस नहीं किया जा सकता। तो ऐसे सभी गुड्स और सर्विसेज जो 1 साल के भीतर, मतलब फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 साल, फाइनेंशियल ईयर अलग होता है बाकी नॉर्मल ईयर से। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 में मार्च को, ठीक है। तो एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं उन सभी की मॉनेटरी वैल्यू का सम क्या कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू मतलब ये जितने भी गुड्स और सर्विसेज हैं हमारे देश के भीतर 1 साल के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर में, वो कहलाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो सम ऑफ मॉनेटरी वैल्यू मतलब इनको सबकी वैल्यू ऐड कर दी जाए, किसकी, गुड्स और सर्विसेज की। बट यहाँ पे खास बात क्या है, विद इन दी कंट्री ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में जो गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू काउंट की जाती है एक फाइनेंशियल ईयर में, वो काउंट की जाती है विद इन दी कंट्री, मतलब देश के भीतर। देश के बाहर से जो इनकम आ रही है उसको हम इसमें ऐड नहीं करते, ठीक है। तो जीडीपी इज दी सम ऑफ प्रोडक्शन इन ऑल 3 सेक्टर्स इन दी कंट्री। तो कंट्री के जो तीनों सेक्टर्स हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, उससे जितनी भी मतलब जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है तो उस सभी प्रोडक्शन की मॉनेटरी वैल्यू का सम ही क्या कहलाता है, जीडीपी कहलाता है। किसी भी देश की जीडीपी उस देश की इकोनॉमी को मेजर करती है। तो जीडीपी को देखकर हम पता लगा सकते हैं कि इसकी इकोनॉमी कैसी, स्ट्रांग है या वीक है, ठीक है। इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, ये सारी चीज़ें हमें मतलब एक इंडिकेशन मिल जाता है, किससे, जीडीपी का डेटा देखते ही, ठीक है। दूसरा है फाइनल और फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। फाइनल गुड्स या फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज किसको बोलते हैं, तो दोज गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट प्रोसेस्ड फर्दर। ऐसे गुड्स और सर्विसेज जिनको आगे हम प्रोसेस नहीं कर सकते, आगे उनकी प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे मान लो आपने कार खरीद ली, तो अब कार को तो आपको डायरेक्ट यूज करना है, ऐसा नहीं कुछ और मतलब नया करोगे। तो ऐसे गुड्स जो आपने सीधे क्या कर लिए, जिसको कंज्यूमर डायरेक्ट यूज करता है, उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे मान लो 5 रुपये का एक पेन खरीद के लाए, ठीक है, तो पेन भी क्या है, 5 रुपये वाला जो पेन है ये भी फिनिश्ड गुड है। अब पेन में आके हम कुछ मॉडिफिकेशन थोड़ी करते हैं, ठीक है।
ऐसे गुड्स को बोलेंगे हम फिनिश्ड गुड्स, जिनकी हम आगे क्या नहीं कर सकते, प्रोसेस। फिनिश्ड गुड्स को हम डायरेक्टली, ध्यान रखना, डायरेक्टली हम कंज्यूम करते हैं, डायरेक्टली यूज करते हैं, और इसके अलावा इसमें कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते, ठीक है। इनको बोलते हैं फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। दूसरा है इंटरमीडिएट गुड्स, तो ऐसे गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। तो दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर कॉल्ड इंटरमीडिएट गुड्स। मतलब ऐसे सामान, ऐसे जो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करेंगे, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। जैसे आपको पता है कार बनानी है, तो कार बनाने के लिए बैटरी भी चाहिए, कार बनाने के लिए टायर भी चाहिए, कार बनाने के लिए स्टीयरिंग भी चाहिए, ठीक है। कार बनाने के लिए ऐसे कई सारी एसेसरीज चाहिए, कार बनाने के लिए अब उसमें कांच भी लगाने पड़ेंगे। तो ये सारी एसेसरीज क्या कहलाती हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। हालांकि आप इंडिविजुअली भी अगर इनको यूज करना चाहो तो इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हो बैटरी को, मगर अगर कार बनानी है तो कार में भी ये सारी चीज़ें हेल्प करती हैं। तो ऐसी गुड्स जो फाइनल गुड्स को बनाने में हेल्प करती हैं या फाइनल गुड्स बनाने में यूज की जाती हैं, उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस भी देख सकते हो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स में क्या है। तो इंटरमीडिएट गुड्स यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स एंड सर्विसेज, ऐसे गुड्स जिनको किसी दूसरे गुड्स और सर्विसेज को बनाने में यूज किया था उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। और फाइनल गुड्स क्या होते हैं, जिनका डायरेक्ट हम फाइनली कंजप्शन करते हैं, डायरेक्ट यूज करते हैं, उसको बोलते हैं फाइनल गुड्स, जिसमें कोई मॉडिफाई नहीं करते, ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स मीन फॉर रीसेल, सो वैल्यू गेट्स एडेड टू दीज गुड्स। ये इनको मतलब रीसेल के लिए बनाए जाते हैं, रीसेल भी कर सकते हैं इनको। जैसे आपको टायर है तो टायर को भी अलग से आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो, ठीक है। और ये होते हैं, इनको डायरेक्ट यूज करते हैं, फाइनल गुड्स होते हैं, इनको डायरेक्ट यूज करते हैं। इनका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि भाई एडिशनली तो इनका कुछ किया ही नहीं जाता है, इनको डायरेक्ट बेचा जाता है फाइनल गुड्स को। रिमेन विद इन दी प्रोडक्शन बाउंड्री, मतलब जो कंपनी रहती है, कंपनी के अंदर ही ये फिनिश्ड गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स मिल जाएंगे। रिमेन आउटसाइड दी प्रोडक्शन बाउंड्री, तो फाइनल गुड्स तो आपको सीधा पता है कहाँ पर मिलेंगे, डायरेक्टली जनरली जो मार्केट है, मार्केट में ही मिल जाएंगे। अच्छा, वैल्यू नॉट इंक्लूडेड इन दी नेशनल इनकम, इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनकी वैल्यू नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती। क्यों? क्योंकि मान लो कार बना रहे हैं तो कार में बैटरी जो यूज होगी तो या फिर कार में जो टायर यूज होंगे, तो इन सब की कॉस्ट लगा के ही कार की जो कॉस्ट है वो बताई जाएगी। अब हम कार में भी बैटरी की कॉस्ट जोड़ दें और अलग से भी बैटरी की कॉस्ट जोड़ दें, तो इससे क्या होगा कि डबल एडिशन हो जाएगा या डबल कैलकुलेशन होगी किसी ना किसी चीज़ की, जितनी भी चीज़ें हम ऐड कर रहे हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उनको हम नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं करते, जबकि फाइनल गुड्स को नेशनल इनकम में ऐड किया जाता है। यहाँ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे मिल्क इज यूज इन स्वीट शॉप फॉर रीसेल, मिल्क को भी हम यूज करते हैं, मिठाई की जो दुकान होती है वहाँ पर भी यूज किया जाता है, ठीक है। और कॉटन यार्न यूज बाई मिल्क इंडस्ट्री, कॉटन यार्न को कहाँ पे यूज किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। कॉटन यार्न मतलब जो कॉटन का धागा होता है उसको कहाँ यूज करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या बनता है, क्लॉथ बनता है, ठीक है। तो कॉटन क्या हो गया यहाँ पे, कॉटन हो गया इंटरमीडिएट गुड, ठीक है। फाइनल गुड्स क्या बनेगा यहाँ पे, टेक्सटाइल मिलेगा, कपड़ा मिलेगा, ठीक है, क्लॉथ मिलेगा। ऐसे ही मिल्क ब्रॉट बाई हाउस होल्ड फॉर कंजप्शन, अब जैसे मान लो कोई घर में डायरेक्ट दूध ले आए और उसको डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कंजप्शन हो जाएगा, फाइनल गुड कहलाएगा। अगर उसी दूध को मिठाई वाली शॉप पर यूज किया जा रहा है तो अब पता है डायरेक्ट यूज तो नहीं कर रहे उसको, मगर उससे कुछ और भी बनाएंगे हम, तो ये इंटरमीडिएट गुड है। जैसे दूध से मान लो मावा बना लिया, मावे से फिर मिठाई बना ली। तो बस आपको तो इतना ध्यान रखना है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, उनसे और अदर गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, जबकि फाइनल गुड्स होते हैं उनको डायरेक्ट कंजप्शन के लिए यूज किया जाता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होती है, तो हमारे देश में इंडिया में जो फाइनेंशियल ईयर है वो कैलकुलेट किया जाता है या माना जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जो टाइम होता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। तो गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं, जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं, जितनी भी टैक्स वैक्स का मतलब कैलकुलेट किया जाता है, वो कैलकुलेट किया जाता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं वो भी इसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में चलती हैं, और जितने भी गवर्नमेंट के बजट रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है, पैसा लेन देन, वो भी किसके बीच में होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में। तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच का जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड जीडीपी, नेशनल इनकम और जीडीपी में क्या अंतर है। तो देखो जीडीपी तो मैंने बताया था कि देश की बाउंड्री के भीतर, विद इन दी बाउंड्री, देश की बाउंड्री के भीतर जितने भी
इनकम आ रही है उसको हम बोलते हैं जीडीपी। इसमें बाहर से जो इनकम आती है अब्रॉड मतलब विदेश से जो इनकम आती है उसको हम कैलकुलेट नहीं करते। जबकि नेशनल इनकम में क्या है, टोटल इनकम अर्न फ्रॉम डोमेस्टिक सोर्सेस एज वेल एज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब नेशनल इनकम में एक तो हम देश में कितनी इनकम हो रही है वो भी ऐड करते हैं, प्लस बाहर से कितनी इनकम आ रही है वो भी ऐड करते हैं, ठीक है। तो नेशनल इनकम इज द टोटल इनकम अर्न फ्रॉम द डोमेस्टिक सोर्सेस एज वेल एज नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेश से जो इनकम आ रही है और डोमेस्टिक मतलब घरेलू देश के अंदर जितनी इनकम आ रही है दोनों को ऐड कर दो वो कहलाएगी हमारी नेशनल इनकम। जबकि जीडीपी में डोमेस्टिक बाउंड्री के भीतर जो इनकम प्रोड्यूस हो रही है मतलब देश की बाउंड्री के भीतर जो इनकम प्रोड्यूस हो रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। बाहर से जो इनकम आ रही है विदेशों से जो इनकम आ रही है उसको इंक्लूड नहीं करते हैं। ये डिफरेंस है नेशनल इनकम एंड जीडीपी में। अब बात करें पर कैपिटा इनकम क्या होती है। एक तो पर कैपिटा इनकम का फ़ायदा क्या है कि एक तो हम कंपेयर एंड चेक कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़, ठीक है। मान लो एक व्यक्ति पैसे कमा रहा है 1,00,000 रुपये पर मंथ, एक व्यक्ति पैसे कमा रहा है किसी दूसरे देश का सपोज 10,000 रुपये पर मंथ, और एक व्यक्ति किसी देश का कमा रहा है मान लो 1,000 रुपये पर मंथ। तो इससे क्या पता चल रहा है कि ये वाला जो व्यक्ति है या इस वाले देश का व्यक्ति ये डेवलप्ड है, ये थोड़ा कम डेवलप्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब कंडीशन में, ठीक है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं किसको, डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़। पर कैपिटा इनकम क्या होती है, देश की जो नेशनल इनकम होती है उसको पॉपुलेशन से डिवाइड करेंगे तो निकल के आ जाएगा पर कैपिटा इनकम। सो पर कैपिटा इनकम इज दी नेशनल इनकम डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन। अब बात करें कि कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया। भारत में नेशनल इनकम की कैलकुलेशन की शुरुआत कैसे कैसे हुई, पहले सबसे पहले किसने कैलकुलेट की और अभी कैलकुलेट करने का काम कौन कर रहा है, ठीक है, कौन कंप्यूट करता है नेशनल इनकम। तो सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कि भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम को किसने कैलकुलेट किया। तो भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था दादा भाई नौरोजी। कब किया था, 1868। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है और आ जाएगा, ठीक है। दादा भाई नेहरू ने भारत में सबसे पहले नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया था, कब, इन 1868 अंग्रेजों के टाइम पे। उसके बाद कई सारे स्कॉलर्स विद्वानों ने नेशनल इनकम को कैलकुलेट किया, जैसे कि फिंडले सिराज, डॉक्टर VR राव, RC देसाई, ETC, ठीक है। आज़ादी के बाद नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, नेशनल इनकम कमेटी, जो कब बनती है, 1949 में, अगस्त 1949 में इस कमेटी को बनाया जाता है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ PC महालनोबिस, ठीक है। तो अब देखो, पहले तो ये जस्ट कैलकुलेट कर दी थी, दादा भाई नेहरू ने बता दिया था कि भाई नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है और कितनी है। फिर बाद में जब देश आज़ाद हो गया तो नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या ज़रूरत पड़ी, कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जो कैलकुलेट कर सके। इसके लिए पहले एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था नेशनल इनकम कमेटी अंडर द PC महालनोबिस। कब बनाई गई थी, अगस्त 1949 में। इस कमेटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दी 1951 में और फाइनल रिपोर्ट जमा कराती हैं ये 1955 में। तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर या इस कमेटी ने जो नेशनल इनकम को कंप्यूट या कैलकुलेट करने का काम दिया था वो दिया सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, CSO। तो ध्यान रखना, आज की डेट में प्रेजेंट में नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने का काम कर रहा है CSO। और CSO का ये काम किसने दिया था, इस कमेटी ने, नेशनल इनकम कमेटी, जो कब बनी थी 1949 में, पहली रिपोर्ट दी थी 1951 में और फाइनल रिपोर्ट दी थी उन्होंने 1955 में। तो 1955 से लेकर आज तक CSO नेशनल इनकम को कंप्यूट कर रहा है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। तो CSO की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। CSO का काम क्या है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना, ठीक है। और सबसे पहले नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट की थी, दादा भाई नौरोजी। कब की थी, 1868, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। और कौन कौन से स्कॉलर्स थे जिन्होंने नेशनल इनकम कैलकुलेट की थी, तो आप इन सबके नाम लिख देना, फिंडले सिराज, डॉक्टर VR राव, RC देसाई, दादा भाई नौरोजी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 14, जिसका लेक्चर नंबर 4 आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो क्या डिस्कस करने वाले हैं देख लेते हैं। डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या होती हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों के बारे में हम देखने वाले हैं। तो पहला है डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज को हिंदी में बोलते हैं विकसित देश। तो विकसित देश कौन से होते हैं, इनकी कुछ खासियतें हैं। ऐसे देश जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई हो। पर कैपिटा इनकम का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। तो पर प्रति व्यक्ति की जो आय होती है, इनकम होती है,
वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। सपोज इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है जहाँ पे सपोज प्रति व्यक्ति आए 1 लाख रुपए पर एनम, मतलब 1 साल की 1 लाख, जबकि डेवलपिंग जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं वहाँ पे होगी करीब 10 लाख 20 लाख इतनी होती है प्रति व्यक्ति आय। तो मतलब प्रति व्यक्ति आय उनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने की जो लाइफ स्टाइल है या रहने के जो स्टैंडर्ड है, वो लाइफ स्टाइल क्या होती है, बहुत ज़्यादा बेटर होती है। किससे ज़्यादा बेटर होती है, डेवलपिंग कंट्रीज से बहुत ज़्यादा बेटर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें होती हैं बेटर। एक तो बेटर हेल्थ होती है, बेटर एजुकेशन होती है और बेटर अदर सर्विसेज। ठीक है, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं तो उनकी खासियतें ये क्या क्या खासियतें, नंबर 1 पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा। दूसरा, बाकी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में जैसे हेल्थ का सिस्टम बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन का सिस्टम बहुत अच्छा होता है। ठीक है, रोड, रेलवेज, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें इनकी क्या होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और हर जगह पे अवेलेबल होती हैं। इसलिए इनको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनके बहुत अच्छे होते हैं, बेटर होते हैं कंपेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज के। तो ऐसे कंट्रीज को हम बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज का एग्जांपल देखें तो यूएसए, यूके मतलब ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जापान, ईटीसी, ये हैं डेवलप्ड कंट्रीज के एग्जांपल। तो ध्यान रखना, डेवलप्ड पूरी तरह से जो विकसित हो चुके हैं। यहाँ पर एक तस्वीर देख लो आप, तब पता चल जाएगा। ये है डेवलप्ड कंट्रीज और ये भी है डेवलप्ड कंट्रीज, तो इनमें देखो अंतर। और ये है डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो देख के पता चल रहा है किसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेटर है। ठीक है, तो दूसरे कौन से कंट्रीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, जिनको बोलते हैं विकासशील देश। ऐसे देश, उसका उल्टा कर दो, जिनकी पर कैपिटा इनकम बहुत लो होती है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, बहुत कम होती है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पुअर होते हैं, जहाँ हेल्थ का सिस्टम बहुत बेकार होता है, एजुकेशनल सर्विसेज बहुत घटिया होती हैं। ठीक है, इसके अलावा जो रेलवे, रोडवे, कम्युनिकेशन, ये सारी फैसिलिटी भी कैसी होती हैं, बहुत पुअर होती हैं या कंपेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज के सही नहीं होती। तो ऐसे कंट्रीज को बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश। एग्जांपल इंडिया, ब्राज़ील, पाकिस्तान, ईटीसी, ये सारे कैसे कंट्री हैं, डेवलपिंग कंट्रीज हैं। और हमारे जितने भी नेबर्स हैं वो भी जनरली किस में आते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। ये एक वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये तो है डेवलपिंग कंट्रीज, और ये वाले जनरली ये कैसे कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं। डेवलप्ड मतलब जहाँ पे पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है और बेटर हेल्थ, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जबकि यहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत लो है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी हैं, बहुत पुअर हैं। तो ये है डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज में डिफरेंस। ठीक है, अब है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब है द ग्रोथ इन एक्चुअल प्रोडक्शन एंड इनकम लेवल ऑफ नेशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। एक क्वेश्चन ये आ सकता है 1 नंबर का, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, कि जो एक तो एक्चुअल प्रोडक्शन, अब देखो प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन का मतलब है उत्पादन। अब आपको पता है हमारे यहाँ पे तीनों सेक्टर से प्रोडक्शन आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो प्राइमरी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, प्राइमरी में या कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है, सेकेंडरी में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है और टर्सरी में कितना कंट्रीब्यूशन है। इन तीनों का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, या किसी फैक्ट्री का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, या एग्रीकल्चर में जो फसल हैं उनका प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए, इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो सीधी सीधी बात है, जब प्रोडक्शन में वृद्धि होगी तो साथ के साथ में और किस में वृद्धि हो, इनकम के लेवल में वृद्धि हो, लोगों की इनकम साथ के साथ में नेशनल इनकम उनमें वृद्धि हो, तो उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो ग्रोथ जैसे आपको पता ही चला, ग्रोथ का मतलब है किसी चीज़ में वृद्धि। तो यहाँ पे 2 चीज़ों की वृद्धि पे ध्यान दे रहे हैं, 2 चीज़ों की ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हैं। नंबर 1 एक तो प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके साथ साथ में इनकम। ठीक है, तो इनकम में वृद्धि और उसके प्रोडक्शन में वृद्धि किसी भी देश की में, तो ये क्या कहलाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाती है। अब देखो इकोनॉमिक ग्रोथ कब हासिल कर सकते हैं हम, कोई भी देश कब इसको हासिल कर सकता है, जब वो देश अपने रिसोर्सेस को बेटर तरीके से यूटिलाइज करे। ठीक है, रिसोर्सेस मतलब जो भी उनके पास नेचुरल रिसोर्सेस हैं, मटेरियल है, ह्यूमन है, कैपिटल रिसोर्सेस हैं, इनका कैसे यूटिलाइजेशन करें, इफ़िशिएंट यूटिलाइजेशन करें, ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन करें और क्वालिटी में क्या करें, इंप्रूव करें, तब जाके आएगी इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ अब आपको समझ में आ गया होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में मेनली 2 चीज़ों का ध्यान दिया जाता है, एक तो एक्चुअल प्रोडक्शन, ग्रोथ इन एक्चुअल प्रोडक्शन एज वेल एज इनकम लेवल ऑफ एनी नेशन इज कॉल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। और इकोनॉमिक ग्रोथ को कब हासिल कर सकते हैं, जब जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं हमारे पास, रिसोर्सेस जैसे मैन, मशीन, मटेरियल, कैपिटल, ये सारे रिसोर्स है, अगर हम अवेलेबल रिसोर्सेस का अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करते हैं, प्रॉपर तरीके से उनका यूज करते हैं, तो
हम हासिल कर सकते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। दूसरा अब देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ में एक तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आवर्स ऑफ वर्कड ये भी बढ़ जाएंगे, ठीक है। ये तो जस्ट एक दिखाने के लिए। अच्छा, अब दूसरा है, एक क्वेश्चन है, व्हाट आर दी अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के और कौन कौन से फैक्टर्स हैं। एक तो हमने इकोनॉमिक ग्रोथ देखा, ठीक है। इकोनॉमिक देखो डेवलपमेंट के कई सारे फैक्टर हैं। नंबर एक तो इनकम। अब सीधी सीधी बात है, अगर किसी की इनकम बढ़ रही है, किसी व्यक्ति की इनकम में क्या हो रही है, ग्रोथ हो रही है, तो आप उसको पता लगा सकते हैं कि भाई इसका डेवलपमेंट हो रहा है। सपोज एक व्यक्ति पहले 5,000 कमा रहा है, फिर दूसरी साल में उसने पर मंथ 10,000 कमाना स्टार्ट कर दिया, तीसरी साल में पर मंथ उसने 20,000 कमाना स्टार्ट कर दिया, चौथी साल में उसने पर मंथ 50,000 कमाना स्टार्ट कर दिया। इसका मतलब उसकी इनकम में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। इसका मतलब उसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। साथ के साथ इनके साथ साथ और किस किस चीज़ में मतलब और कौन कौन से फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, डिग्निटी। देखो जब तक लोगों को फ्रीडम नहीं मिलेगी तब भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब तक लोगों को रेस्पेक्ट नहीं मिलेगा तब भी डेवलपमेंट अधूरा है। डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ इनकम या प्रोडक्शन में वृद्धि या नेशनल इनकम में वृद्धि यही नहीं है। डेवलपमेंट का मतलब है ऑल राउंड डेवलपमेंट। ऑल राउंड डेवलपमेंट मतलब बाकी स्पेयर्स में भी डेवलपमेंट होना चाहिए। जैसे लोगों को फ्रीडम मिलनी चाहिए, जिन लोगों को फ्रीडम नहीं है सभी को रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, सोसाइटी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, सभी को सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, सभी की डिग्निटी का ख्याल रखना चाहिए, कोई किसी को ऐसा नहीं कि एक्सप्लॉइट करे, ऐसा अपर और लोअर कास्ट ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। तो ये भी फैक्टर्स हैं किसके, डेवलपमेंट के। साथ के साथ में इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ये भी फैक्टर हैं किसके, डेवलपमेंट के। तो ध्यान रखना डेवलपमेंट के कौन कौन से फैक्टर हैं, इनकम, फ्रीडम, रेस्पेक्ट, सिक्योरिटी, डिग्निटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं डेवलपमेंट के। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या अंतर है। देखो डेवलपमेंट में ध्यान रखना, हमने कई सारी चीज़ों पे ध्यान दिया था। इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हम सिर्फ किस पे ध्यान दे रहे हैं, प्रोडक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, इनकम पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। मतलब क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं, क्वांटिटी। एक होती है क्वालिटी, गुणवत्ता, ठीक है। तो अब देखेंगे हम इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है डज नॉट हैव क्वालिटेटिव डायमेंशन। मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में क्वालिटी पे फोकस नहीं करते, किस पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी पे फोकस करते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब नंबर्स पर फोकस करेंगे। जैसे इनकम पे फोकस करेंगे, इनकम बढ़ी कि नहीं बढ़ी, साथ के साथ में प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे कि प्रोडक्शन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में फोकस करते हैं किस पर, क्वांटिटी पे, नॉट क्वालिटी। जबकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये दोनों पे फोकस करता है, क्वांटिटी पे भी फोकस करता है एज वेल एज क्वालिटी पर भी फोकस करता है, गुणवत्ता पर भी फोकस करता है, ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ सिर्फ क्वांटिटी पे फोकस करता है और क्वालिटी पे फोकस नहीं करता, इसलिए ये वैल्यूलेस कंसेप्ट बताया गया है, ठीक है। इसमें क्या क्या चीज़ नहीं आती, इसमें सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर्स ये नहीं आते। इट डज नॉट इन्वॉल्व चेंज इन सोशल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर कि सोसाइटी में क्या बदलाव आया है, पॉलिटिकल फील्ड में क्या बदलाव आया है, इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं, गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे फैमिली, ठीक है, गवर्नमेंट, इनमें क्या बदलाव आया है। तो इन सारी चीज़ों का कोई मतलब नहीं है किसमें, इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो इकोनॉमिक ग्रोथ तो सिर्फ नंबर पे फोकस करता है, इसलिए ये क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव डायमेंशन कवर करता है, ना कि क्वालिटेटिव डायमेंशन, ठीक है। इसलिए इसको बोलते हैं वैल्यूलेस कंसेप्ट, क्योंकि ये अब बाकी पैरामीटर्स में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, पॉलिटिकल फील्ड में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर फोकस नहीं करता। कौन नहीं करता, इकोनॉमिक ग्रोथ। जबकि अगर बात करें हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों चीज़ों पे फोकस करता है, ग्रोथ पर भी फोकस करता है, साथ ही साथ में सोसाइटी, पॉलिटिकल फील्ड, इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर, इन सभी चीज़ों पर भी ध्यान देता है। तो देखो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज द प्रोसेस इन विच देयर इज ग्रोथ इन नेशनल इनकम। एक तो नेशनल इनकम में ग्रोथ होती है, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ होती है, एडिशनली देयर आर चेंजेज इन दी सोशल पर्सपेक्टिव, कल्चरल फॉर्म्स, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इनकम में भी ग्रोथ होती है, पर कैपिटा इनकम में भी ग्रोथ होती है, साथ ही साथ में सोसाइटी में जो सोसाइटी का पर्सपेक्टिव है उसमें चेंजेज आते हैं, कल्चरल फॉर्म में चेंजेज आते हैं, टेक्नोलॉजी में चेंजेज आते हैं, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में भी चेंजेज आते हैं। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉड कंसेप्ट है जहाँ पर दोनों चीज़ों पर फोकस किया जाता है, क्वालिटी पर भी फोकस किया जाता है और दूसरा किया जाता है किस पर, क्वांटिटी पर भी, ठीक है। यहाँ पर देखा जाता है कि सोसाइटी में लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है, सभी को बराबर अधिकार मिल रहे कि नहीं मिल रहे, सभी को बराबर फ्रीडम मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सभी को बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ठीक है।
और सभी को पॉलिटिकल फील्ड में बराबर रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। इन सारी चीज़ों पर भी क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, ना कि सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पर फोकस किया जाता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक ब्रॉडर कंसेप्ट है जहाँ पर सोसाइटी की कई सारे एंगल्स में कई सारे पैरामीटर्स को भी क्या किया जाता है, चेंज पर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिसाइड द इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या डिसाइड करता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर को डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है तो इकोनॉमी में तो ग्रोथ होगी, उसके साथ साथ सोसाइटी में भी डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी के जो सोसाइटी में प्रॉब्लम्स थी वो सारी प्रॉब्लम्स दूर होंगी, सोशल जस्टिस होगा, ठीक है। पॉलिटिकल फील्ड में भी क्या है, सभी को बराबर रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। ये सारी चीज़ें भी आती हैं किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो अदर देन क्वांटिटेटिव डायमेंशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज क्वालिटेटिव डायमेंशन। तो बस इतना ध्यान रखना, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर के अलावा, नंबर पे तो फोकस करते ही करते हैं, जैसे पर कैपिटा इनकम और नेशनल इनकम, प्रोडक्टिविटी, इन सब चीज़ों पे फोकस तो करता ही करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, साथ के साथ में क्वालिटी पर भी फोकस करता है, सोसाइटी, पॉलिटिकल फील्ड, इंस्टीट्यूशनल पैरामीटर, इन चीज़ों पर भी फोकस करता है। तो कुल मिला के अगर देखें, सिर्फ 2-3 चीज़ ध्यान रखना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में 2-3 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, मतलब क्वांटिटी पर फोकस दिया जाता है, क्वांटिटी मतलब मात्रा, ठीक है। जैसे पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम, प्रोडक्टिविटी, इन सारी चीज़ों में ध्यान दिया जाता है, इसमें क्वालिटेटिव डायमेंशन नहीं है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्वांटिटी पर भी फोकस करता है एज वेल एज क्वालिटी पर भी फोकस करता है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों पर भी फोकस किया जाता है, साथ के साथ में सोसाइटी में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, सोसाइटी के बिहेवियर में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, पॉलिटिकल फील्ड में क्या क्या चेंजेज आ रहे हैं, इन सब चीज़ों पर भी फोकस करता है कौन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 2 कंसेप्ट हो गए डेवलपमेंट के। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, आप सभी को पता होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम बोलते हैं कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट। तो इसको समझ लो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है, एक डेवलपमेंट का ऐसा कंसेप्ट है जिसमें रिसोर्सेज को ऐसे यूज किया जाता है कि प्रेजेंट मतलब आज की जनरेशन की डिमांड फुलफिल हो जाए, साथ ही साथ में रिसोर्सेज को कंजर्व किया जा सके, रिसोर्सेज को रिजर्व किया जा सके, किसके लिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए, ठीक है। ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो अगेन आई एम सेइंग कि ऐसा डेवलपमेंट जिसमें रिसोर्सेज को ऐसे यूटिलाइज किया जाता है ताकि प्रेजेंट जो जनरेशन है उसकी डिमांड फुलफिल हो सके, साथ ही साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए रिसोर्सेज को क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके, बचा के रखा जा सके। ये डेवलपमेंट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि भैया जो बस आपने ही अपना पेट भर लो, बाकी फ्यूचर की जनरेशन देखेगी, फ्यूचर का फ्यूचर वाले संभालेंगे, ऐसा कंसेप्ट नहीं है। यहाँ पर ये ध्यान दिया जाता है कि अपनी भी नीड्स पूरी हो जाएं, साथ ही साथ में फ्यूचर की जो जनरेशन आएगी वो भी यूँ ना कहे कि भाई हमारी पहली वाली जनरेशन हमको कुछ नहीं छोड़ के गई, सब बर्बाद करके चली गई। तो ये इस चीज़ पे फोकस नहीं करता, ये फोकस करता है कि अपना भी पेट भर जाए, साथ ही साथ में जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी कुछ छोड़ के चलो, ऐसा नहीं कि सारी रिसोर्सेज को हम ही यूटिलाइज कर लें। तो ये कंसेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कॉन्टीन्यूअस डेवलपमेंट। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द डेवलपमेंट शुड नॉट टेक प्लेस विदाउट हार्मिंग द इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट compromise with the needs of future generation is called sustainable development। ऐसा डेवलपमेंट, देखो अभी इस डेफिनेशन को ब्रेक करते हैं। ऐसा डेवलपमेंट एक तो एनवायरनमेंट को हार्म नहीं करे, एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही साथ में आज जो डेवलपमेंट हो रहा है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो 2 पॉइंट पर फोकस किया जा रहा है। नंबर एक तो एनवायरनमेंट को क्या ना करे, हार्म ना पहुंचाए, नुकसान ना पहुंचाए, साथ ही साथ में आज का जो डेवलपमेंट है वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, मतलब अपने लिए मतलब आज की नीड्स को फुलफिल करने के लिए ऐसा ना हो कि रिसोर्सेज को पूरी तरह से क्या कर दो, एग्जॉस्ट कर दो, ख़त्म कर दो, सो फ्यूचर जनरेशन को कुछ मिले ही नहीं। तो यहाँ पर दोनों चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन पर भी ध्यान दिया जाता है, एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को भी रिजर्व रखने पर ध्यान दिया जाता है। ये डेवलपमेंट कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आज की प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, प्रेजेंट जो वर्ल्ड है, सारे वर्ल्ड की गवर्नमेंट किस पर फोकस कर रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस कर रही हैं, रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल मैं दूं कि पहले हम किससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, कोयले से, ठीक है। तो कोयले से अगर तो अब क्या कर रहे हैं हम फोकस, अब आपको पता है अगर कोयले को हम लगातार अभी भी हम इलेक्ट्रिसिटी कोयले से यूज कर रहे हैं, मगर अगर कोयले को लगातार यूज करते गए तो आपको पता है फ्यूचर में कोयला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा, फिर किससे करेंगे,
तो फ्यूचर जनरेशन भी जो कहेगी कि हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ गए। इसलिए प्रेजेंट जो गवर्नमेंट्स हैं, इवन पूरी वर्ल्ड की गवर्नमेंट साथ में मिलकर उन्होंने डिसाइड किया है कि भाई हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। तो इसके अल्टरनेटिव्स निकाले उन्होंने कि क्या कर सकते हैं, चलो जनरेशन किससे करें इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब आपको पता है बहुत ज़्यादा हम फोकस कर रहे हैं सोलर एनर्जी पर और विंड एनर्जी पे। और आपको पता है हमारे जो मतलब घरों में भी जो लाइट के जो सोर्सेस हैं या लाइट के जो इक्विपमेंट है वो भी कम वोल्टेज के आ रहे हैं। जैसे आपने देखा हुआ पहले नॉर्मल बल्ब यूज करते थे 100 वाट का, अब एलईडी आ गई हैं। तो एलईडी किसका एग्जाम्पल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो कम यूज करता है रिसोर्सेज को और आपका काम भी चल रहा है, सही तरह से यूज कर रहे हैं। एग्रीकल्चर में आपने देखा होगा ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, ये भी किसका एग्जांपल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। क्योंकि पहले पानी कैसे देते थे, एक बार पानी ओपन कर दिया खेत में तो चलता जा रहा है, बहुत ज़्यादा वाटर का यूज होता था। तो सस्टेनेबल टेक्निक्स पर ध्यान दिया जा रहा है थ्रू आउट दी वर्ल्ड। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो आज की नीड्स को फुलफिल कर ले, इन्वायरमेंट को हार्म ना करे और फ्यूचर की जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को क्या रखे, बचा के रखे, ये कहलाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है, इंक्लूज अब देखो इंक्लूसिव ये जो वर्ड है ये आया इंक्लूजन से। इंक्लूजन का मतलब है सभी को या किसी चीज़ को ऐड करना। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऐसा डेवलपमेंट है जो सबको साथ में लेके चलता है। सोसाइटी के जितने भी सेक्शंस हैं, चाहे वो गरीब से गरीब सेक्शन हो, चाहे बैकवर्ड सेक्शन हो, ठीक है, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन हो, SC ST जितने भी सेक्शन हैं, कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग को, डिप्राइव्ड सेक्शन जो अधिकारों से अपने से वंचित हैं, उन सबको साथ में लेके चलता है। तो ऐसा डेवलपमेंट कहलाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें सोसाइटी के सारे पार्ट, सोसाइटी के सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो साथ में मिलके चलें या साथ में लेके चलें उनको, तो ये डेवलपमेंट कहलाता है इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट इसको बोलते हैं एसिमुलेटेड डेवलपमेंट। तो इट इंश्योर्स दैट बेनिफिट ऑफ द डेवलपमेंट शुड रीच टू एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इंक्लूसिव डेवलपमेंट ये इंश्योर करता है कि जो डेवलपमेंट के फ़ायदे हैं वो सोसाइटी की प्रत्येक क्लास तक जाने चाहिए बिना एनी डिस्क्रिमिनेशन के। ऐसा नहीं कि आपने कोई स्कीम लॉन्च करी वो पर्टिकुलर ग्रुप के लिए ही हो, बाकी ग्रुप के लिए ना हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप को साथ में लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए ये इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंश्योर करता है कि कोई भी अगर स्कीम आ रही है, कोई भी अगर प्रोग्राम आ रहा है, कोई भी गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम लॉन्च कर रही है, तो उसका फ़ायदा सबको होना चाहिए, ना कि पर्टिकुलर ग्रुप को। हाँ, कुछ केसेस में डिफरेंट है, जैसे बहुत ज़्यादा कोई वीकर सेक्शन है तो उसके लिए सोसाइटी वो गवर्नमेंट्स अलग से स्कीम चलाती है ताकि उनको भी मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, बाकी की बराबरी में लाया जा सके। ठीक है, तो इट फोकस ऑन इंक्लूजन ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन। डिप्राइव्ड मतलब जो वंचित सेक्शन है, वंचित भाग हैं सोसाइटी के, जो नॉर्मल उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, बहुत पिछड़े हुए सेक्शन हैं, वो आएंगे डिप्राइव्ड सेक्शंस में। तो इट फोकसेस ऑन इंक्लूजन। इंक्लूजन मतलब इनको ऐड करो, किस में ऐड करो, मेन स्ट्रीम में। तो इट फोकसेस ऑन इंक्लूजन ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी इनटू मेन स्ट्रीम ऑफ डेवलपमेंट। तो इसका फोकस ये है कि जो सोसाइटी का अब तक जो मतलब मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए सेक्शन है, जैसे आपने पता होगा कि महिलाओं को पहले बहुत सारे राइट्स नहीं दिए गए थे, SC ST के लोग थे उनको बहुत सारे राइट्स नहीं थे पहले। ठीक है, तो अब जो पिछड़े से पिछड़े लोग हैं उनको बाकी की बराबरी में लाने पर ध्यान दिया जा रहा है, किसमें, इंक्लूसिव डेवलपमेंट में। जो फैसिलिटीज़ हम इसमें क्या कहते हैं, इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ एंड फैसिलिटीज़ सबको बराबर दी जा रही हैं। फैसिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा रहा। ये है हमारा इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो और ये किन किन चीज़ों को प्रमोट करता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रमोट करेगा इक्वलिटी ऑफ इनकम, की सबको बराबर इनकम होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए, सबको ह्यूमन राइट्स भी बराबर होने चाहिए। किसको, ऑल दी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के जितने भी वर्ग हैं सबको बराबर इनकम, बराबर अपॉर्चुनिटी, बराबर ह्यूमन राइट्स, बराबर फैसिलिटीज़, ये सारी चीज़ मिलनी चाहिए। इन सारी चीज़ों को प्रमोट करता है कौन सा डेवलपमेंट, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो समझ में आ गया होगा, ऐसा डेवलपमेंट जो सोसाइटी के सभी सेक्शंस को साथ में लेके चले। तो आपने सुना होगा प्रेजेंट गवर्नमेंट का एक स्लोगन, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स देखो, आपको पता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो 1945 में बना था, और इस ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट है जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP। तो UNDP क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को प्रिपेयर करता है।
तो आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को कौन प्रिपेयर करता है। तो पहली चीज़ आपको पता होनी चाहिए, यूएनडीपी जो कि किसका ऑर्गन है, यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन है, ये प्रिपेयर करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मतलब इंसान का जो डेवलपमेंट है, हमारी सोसाइटी में जो ह्यूमंस का जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके लिए भी एक इंडेक्स तैयार कर रखा है कि किस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, किस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेकार है। तो ये सारे कंट्रीज को क्या करते हैं, इस इंडेक्स के थ्रू रेटिंग देते हैं कि कौन से कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है और कौन से कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेकार है। तो यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले कब क्रिएट किया गया था, कब बनाया गया था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सबसे पहले 1990 में बनाया गया था। किसके द्वारा? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 1990 में इसको बनाया गया था। और किसकी लीडरशिप में बनाया गया था? महबूब उल हक। ठीक है, महबूब उल हक पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट हैं जिनकी लीडरशिप में यूएनडीपी ने प्रिपेयर किया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ये करता क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करेगा। किसको मेजर करता है? ह्यूमन डेवलपमेंट को मेजर करेगा। और मेजर करने के लिए इनके 3 पैरामीटर हैं। कौन कौन से 3 पैरामीटर है, 3 डायमेंशन है? एक तो हेल्थ, दूसरा एजुकेशन और तीसरा है पर कैपिटा इनकम, कि लोगों की हेल्थ कैसी है, एजुकेशन बराबर मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और लोगों की पर कैपिटा इनकम बराबर है या नहीं है। तो इन 3 चीज़ों के आधार पर तैयार किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ठीक है, इनसे पता चलेगा कि किस कंट्री में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अच्छा है, किस कंट्री में अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर देखो, इनकम के अलावा बाकी चीज़ों पर भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हो गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो, तो ये चीज़ों को देखेंगे कि किस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा है और किस कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बेकार है। इन सारी चीज़ों को पता लगाते हैं हम किससे? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। तो दिस इंडेक्स मेजर द लेवल ऑफ वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ऑफ नेशंस। ये जो इंडेक्स है वो क्या मेजर करता है? वेलफेयर का लेवल, कि किस किस कंट्री में कितना वेलफेयर हो रहा है, कितना कल्याण किया जा रहा है और कितना डेवलपमेंट है किस किस देश का। ये सारी चीज़ें देखो, वेलफेयर तो पता चल जाएगा हेल्थ और एजुकेशन से। अगर किसी कंट्री का हेल्थ और एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो मतलब पता चल जाएगा कि यहाँ की सरकार बहुत ज़्यादा लोगों का वेलफेयर कर रही है, तो लोगों का भला हो रहा है। दूसरा, डेवलपमेंट कैसा पता चलेगा? पर कैपिटा इनकम अगर अच्छी है तो आपको पता है कंट्री कैसा होगा, डेवलप्ड होगा। तो जो आपको पता ही है, डेफिनेशन हमने देखी थी, डेवलप्ड कंट्रीज कौन से होते हैं? ऐसे कंट्रीज जिनका पर कैपिटा इनकम क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, उसको बोलते हैं डेवलप्ड कंट्रीज। और डेवलपिंग कौन से होते हैं? जिनका पर कैपिटा इनकम क्या होता है? लो होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ध्यान रखना किसने तैयार किया था, किसके लीडरशिप में? महबूब उल हक। ये हैं महबूब उल हक, कहाँ के हैं? पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट है, इन्होंने डेवलप किया था 1990 में। ठीक है, डेवलप किसने किया था? यूएनडीपी। और किसके लीडरशिप में? महबूब उल हक की लीडरशिप में 1919 में तैयार किया गया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और ये 3 चीज़ों पर फोकस करता है, हेल्थ, एजुकेशन और पर कैपिटा इनकम। इन 3 चीज़ों पर फोकस करता है क्या? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सो थैंक यू सो मच। एक पार्ट और बचा है इस चैप्टर का, तो आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। सो कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 5th लेक्चर, चैप्टर नंबर 14, इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग। तो आज देखते हैं प्लानिंग में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लानिंग इन इंडिया, 3 कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग, हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग सिस्टम, प्लानिंग कमीशन एंड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे प्लानिंग इन इंडिया। इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि प्लानिंग का मतलब क्या है। तो यहाँ पर ये जो चीज़ें बता रखी हैं सारी प्लानिंग से संबंधित हैं। ठीक है, तो देखो, पहले प्लानिंग की अगर बात करें, प्लानिंग क्या होती है? आपने सुना होगा, बचपन से ही आप सुनते आ रहे होंगे कि भाई हमें कोई भी काम करना चाहिए प्लानिंग करके करना चाहिए। प्लानिंग में हम करते क्या है? प्लानिंग में एक तो हम, जैसे सपोज आप स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे? प्लानिंग करोगे कि सपोज आपको 90% बनानी है या 95% बनानी है या मेरिट में आना है। तो आपने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? प्लानिंग में अपना एक टारगेट सेट किया, टारगेट को फिक्स कर लिया, गोल सेट कर लिया। फिर आप क्या करोगे? अपने पास जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं, जैसे समय, मनी, टाइम भी एक रिसोर्सेस है, ठीक है, जिसको आप यूज़ करते हो, और आपके पास बुक्स हैं, आपके पास इंटरनेट, ये सारी चीज़ें। तो जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको आप क्या करोगे? ऑर्गेनाइज करोगे। आपने टारगेट सेट कर लिया, आपने फिर एक टाइम टेबल बनाओगे, प्लानिंग करके आप क्या करोगे? फिर उसको चीज़ों को एस्टिमेट करोगे कितने समय में मुझे कितनी सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? धीरे धीरे छोटे छोटे टारगेट बनाओगे। पहले तो एक बड़ा टारगेट हो गया आपका 95%, फिर आप करोगे डेली मुझे क्या क्या करना है, वीकली क्या करना है, मंथली क्या करना है, ऐसे करके छोटे छोटे गोल सेट करोगे। और उनमें कितना कितना चैप्टर्स पर डे, पर वीक कैसे ख़त्म करने हैं वो भी करोगे।
तो प्लानिंग में हम क्या करेंगे, जो हमारे रिसोर्सेस हैं अवेलेबल, जैसे टाइम हो गया, स्टूडेंट के लिए टाइम एक रिसोर्स है भैया, या फिर उसके पास जो अवेलेबल बुक्स हैं, मटेरियल है, ये एक रिसोर्स हो गया। या फिर अगर कंपनी की बात करें कि कंपनी को क्या करना है, किसी कंपनी को सपोज एक कंपनी है, उस कंपनी को टॉप पे पहुंचना है, बाकी कंपनियों को मात देनी है, या फिर हमेशा ऊपर बने रहना है, तो वो भी क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि भाई एक साल में हमें कितना प्रोडक्शन देना है, कितनी चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। उसके लिए वो क्या करेंगे, फिर उनके पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करेंगे। अवेलेबल रिसोर्सेज में जैसे मनी हो गया, मटेरियल हो गया, मशीन हो गई, ह्यूमन हो गया, ये सारी चीज़ें जो भी हैं इनको ये क्या करते हैं, बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करते हैं। तो प्लानिंग में क्या करते हैं, प्लानिंग एक टेक्निक है जिससे हम क्या करते हैं, अपने डिजायर्स गोल होते हैं उन गोल को प्राप्त करते हैं। करते कैसे हैं, जो भी हमारे पास रिसोर्सेस हैं उनको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करके हम करेंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, जैसे शादी करनी है भाई किसी की, सपोज परिवार में या कहीं भी शादी करनी है, तो शादी के लिए भी प्लानिंग होगी। अगर प्लानिंग नहीं करोगे तो चीज़ें फिर तितर बितर सी हो जाती हैं, मतलब कुछ चीज़ रह जाती है, कुछ हो जाते हैं, आधा अधूरा सा काम होता है। सपोज एक आप शादी की प्लानिंग कर रहे हो अच्छी तरह से, तो आप पहले फिक्स करोगे भाई इस डेट की शादी है, इतने दिन बचे हैं, अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। फिर आप लिस्ट बनाओगे भाई इतनी सारी चीज़ें चाहिए। फिर क्या करोगे, आप काम को फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे कि भाई ये काम तुम संभालो, ये काम तुम संभालो और ये काम तुम संभालो, अलग अलग व्यक्तियों को ये काम दे देंगे। या फिर आप क्या करोगे, हलवाई को एक अलग काम दे दिया, घर का एक बंदा लगा दिया कि भाई तुम इनको संभालो। ठीक है, कार्ड वार्ड बांटने का एक काम दे दिया। तो आपने पहले क्या किया, प्लान किया, प्लान करने के बाद फिर उसको जो रिसोर्सेस है उनको डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। और फिर फाइनली आप क्या कर रहे हो, जो आपने प्लान किया है या जो भी डिजायर्ड गोल हैं या उनको क्या कर रहे हो, आप अचीव कर रहे हो। तो प्लानिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, अपने गोल को अचीव करते हैं बाई यूजिंग रिसोर्सेस, अवेलेबल रिसोर्सेस। और रिसोर्सेस क्या होती है, ऐसी कोई भी चीज़ जो आपके काम आए वो कहलाएगी रिसोर्स कहलाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर यही बता रखा है कि जैसे हम मनी, टाइम और बाकी रिसोर्सेस को प्लान मैनर में यूज करते हैं ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिल सके, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिल सके, ऐसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, ऐसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है प्लानिंग की इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री के लिए। ठीक है, जैसे हम पैसा, समय और बाकी रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट मिले, उसी वे में हमें अगर कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, कंट्री का बहुत ज़्यादा मतलब डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ या उसका इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना है, डेवलपमेंट को हाई करना है, तो उसके लिए भी हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो प्लानिंग की यहाँ पे एक डेफिनेशन आ गई है कि प्लानिंग एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिक्स टारगेट में, प्रायोरिटी बेसिस पर। अवेलेबल रिसोर्सेज को कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि पहले कौन सा काम करना है। प्रायोरिटी का मतलब यहाँ पर डिसाइड कर देंगे कि पहला काम कौन सा है, फिर दूसरा काम कौन सा करेंगे, फिर तीसरा कौन सा करेंगे। तो ऐसे करके क्या कर देंगे, प्रायोरिटी सेट कर देंगे। ठीक है, जैसे देश में अगर हमें मतलब सपोज इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है तो हम देखेंगे कि पहले भाई हमें गरीबी को ख़त्म करना है, ठीक है, पॉवर्टी कम करनी है, अनएम्प्लॉयमेंट कम करना है और फिर सोशल वेलफेयर भी करना है। तो यहाँ पर ये टारगेट सेट कर लिया। अब इसमें देखना है कि सबसे पहले कौन सा काम करना है वो भी डिसाइड करेंगे, और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करना है। तो ऐसे ही प्लानिंग भी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम अवेलेबल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फिक्स टारगेट में, प्रायोरिटी बेसिस पर, और उनको प्रॉपरली यूज करते हैं ताकि हमें जो डिजायर रिजल्ट हैं वो मिल सकें। ये कहलाती है प्लानिंग। ठीक है, तो प्लानिंग एक टेक्निक हो गई जिसके द्वारा हम अवेलेबल रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फिक्स टारगेट्स में, प्रायोरिटी के आधार पर, और उनको प्रॉपर तरीके से यूज करेंगे ताकि हमने जो सोचा है, जो हमने गोल्स बनाए, जो टारगेट सेट किए, उनको प्राप्त कर सकें। यह है प्लानिंग। अब बात करते हैं प्लानिंग के कंपोनेंट कितने हैं। तो प्लानिंग के 3 कंपोनेंट होते हैं। जब भी आप प्लानिंग करोगे तो उसके कितने पार्ट हैं। ठीक है, तो प्लानिंग में सबसे पहले हम क्या करते हैं, गोल डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो आप स्टूडेंट हो तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गोल डिसाइड करोगे, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करोगे प्रायोरिटी बेसिस पर कि भाई मुझे मतलब सपोज मेरिट में लानी है। फिर आप क्या करोगे, प्रायोरिटी बनाओगे। तो सबसे पहले मुझे किस पे फोकस करना है। सपोज आपकी एक सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा वीक है तो आप उसको प्रायोरिटी पे ले लोगे, भाई ये ज़्यादा वीक है तो इसको मुझे सबसे पहले करना पड़ेगा। ऐसे ही कंपनियों की प्लानिंग होती है, वो भी मतलब अपने गोल सेट करते हैं प्रायोरिटी बेसिस पर कि भाई सबसे पहले प्रोडक्शन बढ़ाना है, बाकी फिर बाद में और चीज़ों को भी ध्यान देना है। तो सबसे पहले क्या किया, गोल सेट किया, गोल डिसाइड किया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए। फिर दूसरा हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनका एस्टीमेट करेंगे। एस्टीमेट मतलब उनकी गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे कि चलो प्लान तो कर लिया कि हमारे पास कितना अवेलेबल रिसोर्सेस है कितना मैन, कितना मनी, कितना मटेरियल, कितनी मशीन, ये सारी किसमें आ जाएंगी, रिसोर्सेस में आएंगी। तो पहले सबसे पहले गोल सेट करेंगे, फिर अवेलेबल रिसोर्सेज को एस्टीमेट करेंगे, फिर जो रिसोर्सेस हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, किस में, फिक्स टारगेट में।
टारगेट अचीव करने के लिए जो अवेलेबल रिसोर्सेस हैं उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और ये कहलाती है हमारी प्लानिंग के 3 कंपोनेंट। सबसे पहले गोल सेट करो, फिर एस्टिमेट करो कि रिसोर्सेज कितने हैं, और फिर उन रिसोर्सेज को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर दो ताकि आपकी जो डिजायर रिजल्ट्स हैं, फिक्स टारगेट्स हैं, वो क्या हो सकें, कंप्लीट हो सकें, पूरे हो सकें। तो ये 3 कंपोनेंट हैं प्लानिंग के, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, इसको लिखना मत। प्लानिंग इज चूजिंग ए गोल एंड डेवलपिंग ए स्ट्रेटेजी टू अचीव द गोल। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग में सबसे पहले गोल को चूज करते हैं, गोल सेट करते हैं, फिर उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाते हैं। सबसे पहले गोल चूज किया, फिर उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाई कैसे इसको अचीव करना है। और बस प्लानिंग में एक तो क्या करेंगे, हम गोल चूज करेंगे, फिर दूसरा हम क्या करेंगे, उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे ताकि हम क्या कर सकें, उस गोल को अचीव कर सकें। तो प्लानिंग में सिंपल है, गोल बनाना, गोल सेट करना और उसके लिए स्ट्रेटेजी बनाना, यही है प्लानिंग, ठीक है। अब है इकोनॉमिक प्लानिंग, ये एक डेफिनेशन 1 नंबर की आ सकती है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग एक टेक्निक है, जो प्लानिंग की टेक्निक है। इकोनॉमिक प्लानिंग भी क्या है, प्लानिंग की टेक्निक है, किसके लिए, फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री या फिर टू अचीव डिजायर्ड इकोनॉमिक एम्स, देन इट इज कॉल्ड इकोनॉमिक प्लानिंग। तो बस इतना लिखना है कि इकोनॉमिक प्लानिंग भी एक टेक्निक है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इकोनॉमी का डेवलपमेंट कर सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू क्या कर रहे हैं, हम कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं बस। और ये भी एक प्लानिंग की टेक्निक है जिसके थ्रू कंट्री का डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग सिस्टम, इंडिया में प्लानिंग सिस्टम की हिस्ट्री, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो हम आपने सुना होगा 5 ईयर प्लान, पंचवर्षीय योजनाएं। तो हमने भी जैसे ही देश आज़ाद हुआ था तो 1951 से ही हम क्या कर रहे हैं, पंचवर्षीय योजना स्टार्ट कर दी थी कि हम क्या करते थे, पंचवर्षीय योजना के थ्रू 5 साल के लिए प्लान करते थे कि आने वाले 5 साल में टारगेट फिक्स कर दिए कि गरीबी को इतना कम करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को इतना कम करना है और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इतना करना है, ये फैक्ट्री लगानी है, वो फैक्ट्री लगानी है, एग्रीकल्चर का इतना डेवलपमेंट करना है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ रेट है इसको इतना अचीव करना है। तो ऐसे करके हम क्या करते थे, 5 साल के लिए गोल सेट करते थे। तो जो 5 साल के लिए गोल सेट करते थे उनको बोलते थे 5 ईयर प्लान्स। तो अगर बात करें कि जो 5 ईयर प्लान्स चलाए गए थे, इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी, सबसे पहले शुरुआत हुई थी सोवियत यूनियन में, जिसको हम बोलते थे USSR, जो कि आज की डेट में क्या कहलाता है, रशिया कहलाता है। बाकी कई सारे देशों में ये डिवाइड हो गया है। तो अगर कोई पूछे कि 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो आपको बताना है 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत हुई थी सोवियत यूनियन, जिसको आप बोलते थे USSR, और जो 1990 के समथिंग क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होकर कई सारे देशों में बढ़ जाता है, जिसमें सबसे बड़ा देश बना कौन सा, रशिया। तो ठीक है, रशिया नहीं बोलते थे पहले रशिया को क्या बोलते थे, सोवियत यूनियन। तो 1928 में सोवियत यूनियन ने 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट किया नेशनल लेवल पर, ठीक है, ताकि, और किसके लिए अडॉप्ट किया था, ताकि वो क्या कर सकें, अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग कर सकें। जैसे ही इंडिया आज़ाद हुआ, जैसे ही इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ, 1947 में आज़ाद हुआ, तो हमने भी डिसाइड किया कि हम भी क्या करेंगे, 5 ईयर प्लान्स को अडॉप्ट करेंगे। तो इंडिया ऑल्सो अडॉप्टेड नेशनल इकोनॉमिक प्लानिंग फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो इंडिया ने भी इनको इकोनॉमिक प्लानिंग के सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया और 5 ईयर प्लान्स को भी अडॉप्ट किया था, ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 1930 से 1940 के बीच में बहुत सारे इंडियन स्कॉलर्स ने कई सारे सजेशंस दिए प्लानिंग के लिए। इंडियन स्कॉलर्स मतलब विद्वानों ने अलग अलग मतलब सजेशन दिए, ठीक है। इसमें एक नंबर का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक स्कॉलर थे, एक बहुत बड़े मतलब स्कॉलर थे, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एज वेल एज इंजीनियर भी थे, जिनका नाम था सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया, यहाँ पर लिखा हुआ है सर एम विश्वेश्वरैया। सर एम विश्वेश्वरैया पहले, उन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए एफर्ट लगाया 1934 में, ठीक है। इंडिया में अगर बात करें तो इकोनॉमिक प्लानिंग की डायरेक्शन में सबसे पहले प्रयास किसने किया था, इनिशिएटिव किया था सर एम विश्वेश्वरैया। कब किया था, 1934 में। इन्होंने क्या किया था, अपनी एक किताब लिखी थी, इकोनॉमी के लिए किताब लिखी थी प्लानिंग के लिए, जिसका नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। तो कई बार पूछा जाता है कि प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी, तो आपको बताना है सर एम विश्वेश्वरैया ने। कब लिखी थी, 1934 में। या फिर ऐसा पूछा जा सकता है हु रोट द बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, तो आपको बताना है सर एम विश्वेश्वरैया, सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था, अपनी इस किताब में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए या प्लान्ड डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्राम सजेस्ट किया, ठीक है। कई सारे प्रोग्राम सजेस्ट किए कि कैसे इंडिया डेवलपमेंट कर सकता है। तो कई सारे प्लान सजेस्ट किए थे, कई सारे प्रोग्राम सजेस्ट किए थे, किसमें, अपनी बुक में, और बुक का नाम था प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये है सर एम विश्वेश्वरैया, ठीक है, जो कि इंजीनियर भी थे, मैंने बताया था। तो इसलिए इनका जन्म हुआ था उसी दिन 15 सितंबर को, आज भी हम मनाते हैं इंजीनियर्स डे, ठीक है।
ओके, अब है प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन के बारे में देखेंगे, ठीक है। ओके, तो प्लानिंग कमीशन के बारे में देखते हैं। तो देखो, प्लानिंग कमीशन से पहले मैं एक चीज़ बता दूं आपको। जैसे ही हमारा 1947 में आज़ाद हो गया था, ठीक है, तो 1947 के बाद हमें एक ज़रूरत महसूस हुई कि देश में प्लानिंग करने के लिए कोई ना कोई एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। अब ऐसे थोड़ी है कि कोई भी कुछ भी कह जाए और वो समझ लो, तो मतलब एक प्रॉपर अगर सिस्टम रहेगा, प्रॉपर एक कोई ऑर्गेनाइजेशन बना देंगे, संगठन बना देंगे, तो वो क्या करेगा, अब लॉन्ग टर्म के लिए, भाई अभी 5 साल के लिए बना रहे हैं, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी भी डेवलप कर सकते हो, फिर परमानेंट एक बॉडी हो जाए अगर सही रहे, तो उसका काम फिक्स दे दिया जाएगा, भाई आपको तो क्या करना है, देश के लिए प्लान करना है। तो ऐसे ही इसी डायरेक्शन में एक प्लानिंग कमीशन बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक दो चीज़ और बताता हूँ। प्लानिंग कमीशन एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी और एक एडवाइजरी बॉडी थी। और प्लानिंग कमीशन को कोई कॉन्स्टिट्यूशनल में, मतलब प्लानिंग कमीशन का जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें कहीं भी कोई मेंशन नहीं है, कहीं उसका कुछ कोई उल्लेख नहीं है। तो प्लानिंग कमीशन को बनाया कैसे गया था, कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास किया, रेजोल्यूशन मतलब प्रस्ताव पास किया और उसके द्वारा प्लानिंग कमीशन बन गया। इसलिए इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है, कोई उल्लेख नहीं है। अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई उल्लेख होता तो इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर स्टैट्यूटरी बॉडी कौन सी होती है, स्टैट्यूटरी बॉडी तो वो होती हैं जो मतलब आपने कोई क्या किया, पार्लियामेंट में कोई एक्ट लेके आए, पार्लियामेंट में एक्ट लाके अगर कोई बॉडी बना रहे हो तो वो तो कहलाएगी स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर कोई बॉडी जैसे इलेक्शन कमीशन का मेंशन किसमें, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये बॉडी कहलाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और कोई बॉडी अगर पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बना रहे हैं उसको हम बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे एक आपने एग्जांपल देखा होगा साइंस में, एनजीटी, नहीं तो देख लेना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो ये एक बॉडी है जो क्या करती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस को सॉल्व करती है। इसको बनाया गया था पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करके, ठीक है। तो बॉडी कई प्रकार की होती है जो बनती हैं। एक तो होती है कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन है, वो तो कहलाएगी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी बॉडी जो पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बनाई गई उसको बोलेंगे स्टैट्यूटरी बॉडी। और तीसरी वो बॉडी जो ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में जिसका मेंशन है, ना ही पार्लियामेंट में कोई एक्ट पास करके बनाई है, मगर कैसे बनाई गई हैं, वो बनाई गई हैं कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास करके। मतलब कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन बनाया, प्रस्ताव बनाया, उसमें पास करके बना दिया, वो कहलाएंगे हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और ये एक एडवाइजरी बॉडी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो मैंने बताई है अब काम आएंगे आपके। देखो, प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन बना था मार्च 1950 में, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन यहीं आ जाएगा, प्लानिंग कमीशन कब बना था, मार्च 1950 में। कैसे बना था, कैबिनेट ने एक रेजोल्यूशन पास किया, प्रस्ताव पास किया, और इसका काम था 5 ईयर प्लान्स बनाना देश के लिए, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान्स बनाने के लिए बनाया गया था प्लानिंग कमीशन। ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अभी जस्ट मैंने बताया था एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती है जिनका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मेंशन नहीं है। और एक एडवाइजरी बॉडी है जिसका काम है एडवाइस देना। अब इसकी एडवाइस को माने ना माने ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता था, ठीक है। तो इसका मेन काम था कि टू इम्प्रूव द रिसोर्सेज आफ्टर प्रॉपर एस्टिमेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टू प्लान इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मतलब सरकार के पास जितने भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर एस्टिमेट करना, रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना, और जो भी रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना, प्रॉपर उपयोग करना, ये काम था किसका, प्लानिंग कमीशन का। तो ये क्या करते थे, 5 ईयर प्लान बनाते थे और उनको कैसे अचीव करना है, उनके लिए रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, ये सारी चीज़ें भी गवर्नमेंट के लिए सजेस्ट करते थे। कौन, प्लानिंग कमीशन, ठीक है। तो ध्यान रखना, प्लानिंग कमीशन कब बना, मार्च 1950 में, जिसका काम था इंडिया के लिए प्लानिंग करना और 5 ईयर प्लान्स बनाना। एडवाइजरी बॉडी है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, और रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है, कैसे बेटर तरीके से यूज करना है, रिसोर्सेज का एस्टिमेशन करना और रिसोर्सेज को इम्प्रूव करना, ये भी काम किसका था, प्लानिंग कमीशन का था। तो एक चीज़ और मैं बता दूं, हालांकि इसको मैं आगे कवर करूंगा। प्लानिंग कमीशन, ठीक है, 1950 में तो बनाई था प्लानिंग कमीशन, मार्च 1950। तो प्लानिंग कमीशन को हटा के आज की डेट में, ठीक है, जो नरेंद्र मोदी की सरकार जो आई थी, तो उसको प्लानिंग कमीशन को हटा के इसकी जगह पे आज की डेट में प्लानिंग करने के लिए बना दिया है नीति आयोग। और नीति आयोग की फुल फॉर्म में नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। तो अब प्लानिंग कमीशन क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, और प्लानिंग कमीशन की जगह पर नई बॉडी बन गई है जिसका नाम है नीति आयोग। और नीति आयोग भी सेम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडवाइजरी बॉडी है। दूसरा है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद, इसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद।
तो राष्ट्रीय विकास परिषद ये कब बनाई गई थी? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बनाई गई थी अगस्त 1952, मतलब प्लानिंग कमीशन के बाद बनाई गई थी अगस्त 1952 में, ठीक है। इन अगस्त 1952 इंडियन गवर्नमेंट फॉर्म्ड नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, और इसका काम था कि जो प्लानिंग कमीशन जितने भी काम कर रहा है उन काम्स को क्या करना, सुपरवाइज करना। मतलब प्लानिंग कमीशन की सुपरवाइजिंग करने के लिए, प्लानिंग कमीशन के कार्यों को सुपरवाइज करने के लिए बनाया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। और कब बनाई गई थी? अगस्त 1952 में। ये भी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और एडवाइजरी बॉडी है। मतलब इसको भी कैसे बनाया गया था? कैबिनेट में एक रेजोल्यूशन पास करके। इसका उल्लेख ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही ये एक पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाई गई थी। तो ये कैसे बनाई गई थी? कैबिनेट के रेजोल्यूशन के द्वारा बनाई गई थी। इसका मेन गोल क्या था? इट्स मेन गोल टू इंक्लूड स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। यूटीज का मतलब है यूनियन टेरिटरीज, मतलब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को प्लानिंग में ऐड करना। प्लानिंग के जो प्लानिंग करते हैं कंट्री के लिए, उस प्लानिंग में स्टेट भी इंक्लूड हो, उस प्लानिंग में यूनियन टेरिटरीज भी इंक्लूड हो, और जो प्लानिंग का प्रोसेस है उसको डिसेंट्रलाइज करना। मतलब क्या है इसका? देखो पहले प्लानिंग कैसे होती थी? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। स्टेट गवर्नमेंट, अब देखो देश के लिए प्लान कर रहे हैं, तो देश के लिए प्लान कर रहे हैं तो सीधी सीधी बात है, तो चीफ मिनिस्टर्स हैं स्टेट्स के और यूनियन टेरिटरीज के जो गवर्नर्स हैं, और जहाँ पर यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर नहीं होते, कई जगह पे क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनको इंक्लूड करना। तो अब मान लो पहले अकेले प्लान कर रहे थे तो उसको बोलते थे सेंट्रलाइज प्लानिंग। अगर मान लो आप प्लानिंग के प्रोसेस को डिसेंट्रलाइज कर दो, मतलब प्लानिंग की पावर को क्या कर दो, आप शेयर कर दो, किस किस के बीच में? स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में भी शेयर कर दो। अब प्लानिंग के प्रोसेस में कौन कौन पार्टिसिपेट करेगा? स्टेट भी पार्टिसिपेट करेंगे और यूनियन टेरिटरीज भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये इनका मेन पर्पज था। तो जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी उसमें स्टेट्स के भी मेंबर थे, यूनियन टेरिटरीज के भी मेंबर थे, और जिन यूनियन टेरिटरीज में गवर्नर या चीफ मिनिस्टर नहीं होते वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स होते हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, वो भी इसके पार्ट थे। किसके? प्लानिंग के। तो यही काम था, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज को मिलाना और उनको प्लानिंग के प्रोसेस में ऐड करना और डिसेंट्रलाइज करना। किसको? प्लानिंग के प्रोसेस को। ये काम किसका था? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। दोबारा बता रहा हूँ, डिसेंट्रलाइज का मतलब पावर्स को शेयर कर देना। पहले पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में थी प्लानिंग करने की, उस पावर्स को क्या कर दिया उन्होंने? शेयर कर लिया। किस किस के बीच में? स्टेट्स के बीच में और यूनियन टेरिटरीज के बीच में, ठीक है। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एनडीसी ये क्या करेंगे? अप्रूव एंड रिव्यू करेंगे प्लानिंग कमीशन के प्लान्स को। तो प्लानिंग कमीशन का काम है भैया 5 ईयर प्लान बनाने का काम उनका है। अब उनको रिव्यू करने का काम किसका है? उसका रिव्यू मतलब देखने का भाई सही है कि नहीं है, और अप्रूव करने का काम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो प्लानिंग कमीशन के भी ऊपर एक ये बॉडी है, ठीक है। और इसमें कौन कौन इसके मेंबर्स थे? तो ध्यान रखना, सभी चीफ मिनिस्टर्स, जहाँ जहाँ जिस स्टेट में चीफ मिनिस्टर हैं उन सब के चीफ मिनिस्टर्स, गवर्नर्स, जो यूनियन टेरिटरी में आपको पता है गवर्नर हुआ करते थे, यूनियन टेरिटरी के गवर्नर्स, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल। कई सारी यूनियन टेरिटरी ऐसी हैं जहाँ पर जहाँ पर मतलब सरकार नहीं होती, ठीक है, मतलब वहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं है, तो वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन हैंडल करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, जिनको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। तो वो भी इसके पार्ट थे। किसके? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो क्वेश्चन आ सकता है कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन मेंबर होते हैं? तो ऑल द चीफ मिनिस्टर्स, स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, ठीक है, गवर्नर्स यूनियन टेरिटरीज के, और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स, ये भी कहाँ के होते हैं? यूनियन टेरिटरीज के, ये मेंबर होते हैं नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो दो काम मेन है इसके, एक तो प्लानिंग के प्रोसेस में किसको इंक्लूड करना? स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को, और डिसेंट्रलाइज करना प्लानिंग को। इसके अलावा नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल क्या करती है? प्लानिंग कमीशन के जो प्लान हैं उनको रिव्यू करेगी और अप्रूव करेगी, ठीक है। तो ये है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो इस बार क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है इस पर बहुत ज़्यादा आ सकता है, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है। सो लेट्स हेल्प ईच अदर, एक दूसरे की हेल्प करें और आगे बढ़ें। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप एंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। हे गाइस, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, लास्ट पार्ट है चैप्टर 14 इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है इकोनॉमिक कंसेप्ट्स एंड प्लानिंग, ठीक है। तो ये लास्ट पार्ट है और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? पहले तो हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया में जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? ऑब्जेक्टिव्स को हम बोलते हैं उद्देश्य। क्या उद्देश्य हैं, ठीक है, इकोनॉमिक प्लानिंग की क्या महत्व है और क्या इनके गोल्स हैं। इसके अलावा 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया में 5 ईयर प्लान्स के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे हम नीति आयोग के बारे में, ठीक है। सो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर।
तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है, मैंने बताया था, उद्देश्य किसके, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। हम भारत में इकोनॉमिक प्लानिंग क्यों कर रहे हैं, तो इसके क्या क्या उद्देश्य हैं। हो सकता है वो दो दो उद्देश्य पूछ ले आपसे, 4 पूछ ले, तो कितने भी पूछ ले, हम जितने भी उद्देश्य दे रखे हैं सारे डिस्कस करेंगे वन बाई वन। सबसे पहले टू अचीव द टारगेट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। देखो हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग में हम अपने क्या करेंगे, टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, तो पहला तो मतलब ये है कि जो हम इकोनॉमिक प्लानिंग कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि प्लानिंग में हम अपने टारगेट्स को अचीव करें। टारगेट्स अचीव करें जैसे इन द सेंस कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 8% से ज़्यादा होनी चाहिए, 8% से ज़्यादा होनी चाहिए, पॉवर्टी को इतने % तक रिड्यूस करना है, अनएम्प्लॉयमेंट को इतना % तक रिड्यूस करना है। ठीक है, और ऐसे ही इंडस्ट्रियल ग्रोथ को इतना बढ़ाना है। तो ये टारगेट्स होते हैं इकोनॉमी के, और महंगाई को इतने % में कंट्रोल में रखना है। ठीक है, जिसको इन्फ्लेशन बोल रहे हैं। तो सबसे पहला टारगेट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारे टारगेट सेट किए हैं गवर्नमेंट ने, उन टारगेट्स को अचीव करना। दूसरा है कि टू मॉडर्नाइज द एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसको मॉडर्नाइज करना। ठीक है, आपको पता ही है कि एट प्रेजेंट में जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन सबसे कम है, इंडस्ट्री का उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हो गया है सर्विस सेक्टर का। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में बढ़ाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। मॉडर्नाइज मतलब आधुनिक करना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल सिस्टम यूज कर रहे हैं एक एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में, उस ट्रेडिशनल सिस्टम को हटाना पड़ेगा और उसको मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। ये भी एक गोल है, ऑब्जेक्टिव है किसका, इकोनॉमिक प्लानिंग का। पॉवर्टी को रिमूव करना, गरीबी को हटाना, ये एक इकोनॉमिक गोल है। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को हटाना, ये एक इकोनॉमिक प्लानिंग का गोल है, ऑब्जेक्टिव है। और हेल्थ एंड एजुकेशन सर्विसेज को एक्सटेंड करना ताकि सोशल वेलफेयर हो सके। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना। तो अपने देश में जो हेल्थ की सर्विसेज हैं, मतलब स्वास्थ्य से रिलेटेड जो सर्विसेज हैं, हॉस्पिटल्स को बढ़ाना, विलेज लेवल तक, रूरल लेवल तक हॉस्पिटल्स ले आना, एजुकेशनल सर्विसेज को इंक्रीज करना, ताकि हम क्या कर सकें, हमारी सोसाइटी का वेलफेयर कर सकें। ये भी करना किसका एक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमिक प्लानिंग का। ठीक है, और क्या है, टू मैक्सिमाइज द यूज ऑफ ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज। मतलब हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको बेस्ट तरीके से ज़्यादा उनका यूज करना, एक ये भी एक इकोनॉमिक प्लानिंग का गोल है। ह्यूमन को भी यूज करना, आपको पता है ह्यूमन भी एक सबसे बड़ा रिसोर्स है। ह्यूमन भी किस में आता है, रिसोर्स में। अगर ह्यूमन को हम अगर क्या प्रोवाइड करा, स्किल्स प्रोवाइड करा दें, तो वो भी एक हमारे लिए रिसोर्स बन जाएगा। तो हमारे पास जो अवेलेबल पॉपुलेशन है, आपको पता है इंडिया यंगेस्ट कंट्री है इन द सेंस ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन। जो वर्किंग पॉपुलेशन है हमारे यहाँ पर, उसके मामले में यंगेस्ट कंट्री है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर इन सारे लोगों को हम अगर क्या करें, स्किल प्रोवाइड कराएं, इनको कुछ सिखाएं, तो इनका हम यूज कर सकते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। तो एक ये भी है कि ह्यूमन और अदर रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है इनको। टू प्रमोट द रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास को, रूरल डेवलपमेंट का मतलब ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना। ठीक है, प्रमोट करना, क्योंकि गांव का विकास होगा, क्योंकि आज भी ज़्यादातर पॉपुलेशन हमारी गांव में रहती है, ना कि शहरों में। इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए कि गांव का क्या करें, डेवलपमेंट करें। तो रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ये भी इकोनॉमिक प्लानिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। टू अटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या, अटेन का मतलब होता है प्राप्त करना, और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब है हमारी इकोनॉमी में जो अप डाउन आते रहते हैं। आपने सुना होगा कि इकोनॉमी में बड़ी मंदी चल रही है, इकोनॉमी में बड़ी तेज़ी चल रही है। तो मंदी तेज़ी मतलब मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, कई बार जॉब लॉस्ट हो जाती हैं, कई बार फिर जॉब इतनी सारी निकलती हैं कि मतलब ऐसी तो खैर सिचुएशन आई नहीं है, इतनी ज़्यादा निकलती हैं कि कम पड़ जाएँ। पर आपने सुना होगा मार्केट में मतलब अप डाउन चलते रहते हैं। प्राइस के जो कॉमोडिटीज होती हैं, चीज़ों के दाम बहुत ज़्यादा घटते बढ़ते रहते हैं। तो उन सारी चीज़ों को कंट्रोल करना, इवन जो महंगाई भी है वो भी इसी का पार्ट है। महंगाई कई बार बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो महंगाई आदि को कंट्रोल करना, ये भी किसके अंदर आता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ठीक है, टू मॉडर्नाइज ट्रेडिशनल इकोनॉमी, हमारी जो पुरानी इकोनॉमी है, ट्रेडिशनल इकोनॉमी, उसको मॉडर्नाइज करना, आज के ज़माने के हिसाब से उसको मैच करना, ये भी एक गोल है किसका, इकोनॉमिक प्लानिंग का। और टू रिड्यूस इनकम डिस्पारिटीज एंड एस्टेब्लिश सोशल जस्टिस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिच एंड पुअर के बीच में गैप है, डिस्पारिटीज का मतलब होता है गैप या डिफरेंस। ठीक है, इनकम डिफरेंस, आपको पता है कुछ लोग तो लाखों में कमाते हैं, करोड़ों में कमाते हैं, और कुछ लोग बेचारे हज़ारों में भी नहीं कमाते, 10-10 हज़ार रुपये भी नहीं मिलते। तो जो ये इनकम का डिफरेंस है, क्योंकि इससे सोसाइटी में क्या है, फिर डिससेटिस्फिकेशन क्रिएट होता है। तो इसको क्या करना, कम करना, इनकम
इनकम डिस्पैरिटीज को कम करना, ये भी एक गोल है किसका, इकोनॉमिक प्लानिंग का। और इससे क्या होगा, सोशल जस्टिस आ जाएगा। सोशल जस्टिस मतलब सामाजिक न्याय। और सामाजिक न्याय क्या होता है, जब हम अपनी सोसाइटी को बराबर, मतलब जब हम अपनी सोसाइटी में प्रत्येक व्यक्ति को बराबर अपॉर्चुनिटी दें और बराबर फैसिलिटी दें, वो वाली कंडीशन कहलाती है सोशल जस्टिस। तो ये कब आ पाएगा, जब ये डिस्पारिटीज है, डिस्क्रिमिनेशन है, ये क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं इकोनॉमिक प्लानिंग के, ठीक है। तो एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि भाई 2 गोल बताइए, 2 ऑब्जेक्टिव्स बताइए इकोनॉमिक प्लानिंग के, आ जाए तो, नहीं तो फिर आपकी नॉलेज के लिए तो ये है ही। अब है अपना टॉपिक अगला 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, ठीक है। आपको पता है 5 ईयर प्लान्स की शुरुआत सबसे पहले यूएसएसआर में हुई थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यूएसएसआर जो पहले इसको आज की डेट में इसको रूस बोलते हैं, रसिया बोलते हैं। तो रसिया ने सबसे पहले 5 ईयर प्लान्स स्टार्ट किए थे। और इंडिया में अब तक, ध्यान रखना, इंडिया में अब तक 12 5 ईयर प्लान्स लागू किए जा चुके हैं, या 12 5 ईयर प्लान्स आ चुके हैं। और 12वें 5 ईयर प्लान के बाद आपको पता है जो 2017 में फिनिश हो गया था, 2012 से 2012 से 2017 तक ये 12वां 5 ईयर प्लान था। इसके बाद 5 ईयर प्लान्स को ख़त्म कर दिया है, क्योंकि आपको पता है रिसेंटली एक नीति आयोग आया, नीति आयोग ने इन सब चीज़ों को डिसमिस कर दिया कि अब 5 ईयर प्लान्स नहीं आएंगे। इसकी जगह पे ये कुछ और नया लेके आए। ये क्या करते हैं, 7 ईयर की स्ट्रेटेजी बनाएंगे, 15 ईयर की स्ट्रेटेजी बनाएंगे और 30 ईयर की स्ट्रेटेजी बनाएंगे। तो शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल ऐसे करके स्ट्रेटेजी बनाएंगे। किसकी जगह पर, 5 ईयर प्लान्स की जगह पे। तो प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 5 ईयर प्लान्स को ख़त्म कर दिया, ठीक है। हालांकि ये अपनी बुक में नहीं है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि अब तक कितने 5 ईयर प्लान आए, 12 5 ईयर प्लान आए हैं। देखो आता क्या है 5 ईयर प्लान्स में, होता क्या है, यहाँ मैं एक पहले जैसे आपको बताता हूँ, जो पहला 5 ईयर प्लान शुरुआत हुआ था वो हुआ 1951 से 1955 के बीच में। अब इसमें देखो हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। 5 ईयर प्लान में क्या करेंगे, कंट्री के लिए ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे। जैसे जस्ट नाम देख लेते हैं, अपनी बुक में नहीं है, जस्ट फॉर योर नॉलेज, ठीक है। उस समय नेहरू जी थे हमारे प्राइम मिनिस्टर। तो जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होना चाहिए। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट, एनर्जी एंड इरीगेशन डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, लैंड रिहेबिलिटेशन, सोशल सर्विस। जीडीपी का टारगेट सेट कर रखा है 2.1% ईयर। और ठीक है, ऐसी सारी चीज़ें ऐसे करके हम क्या करते हैं, अपने गोल सेट करते हैं 5 साल के लिए। तो 5 ईयर प्लान मतलब 5 साल के लिए प्लानिंग कर रखी है, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं और ये इधर इनके अचीवमेंट्स हैं, ठीक है। तो ऐसे ही ये हर बार क्या करते थे, 5 ईयर प्लान्स में अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते थे और फिर उनको अचीव करते थे। तो भारत में जो पहला 5 ईयर प्लान है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान है, वो स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 1951 में और ये ख़त्म हुआ था 31 मार्च 1956, ठीक है। देखो 1 अप्रैल और 31 मार्च, आपको कुछ याद आ रहा होगा, मैंने बताया था जो एक फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये भी कैसे स्टार्ट किए थे, फाइनेंशियल ईयर से ही स्टार्ट किए थे। तो आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल 1951 से, ख़त्म कब हुआ था 31 मार्च 1956। 51 में 5 जोड़ दो 56 हो जाएगा। और जो लास्ट वाला 5 ईयर प्लान है, 12th 5 ईयर प्लान, ये स्टार्ट हुआ था कब, 1 अप्रैल 2012 और कब ख़त्म हुआ 31 मार्च 2017, ठीक है। तो अब तक सो फार का मतलब है अब तक 12 5 ईयर प्लान्स बनाए जा चुके हैं इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब इनको क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। ध्यान रखना, अब कोई 5 ईयर प्लान नहीं बनता है। दूसरी चीज़, जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था, उसके बाद ये 5 ईयर प्लान की जो सीक्वेंस है, देखो पहला कब से कब तक चला था, 1951 से 56, फिर 56 से 61, फिर 61 से 66। इसके बाद ये डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि आपको पता है 1965 में इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था। इससे पहले 1962 में इंडिया चाइना वॉर हुआ था। तो इनसे हमारी देश की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गई थी और उस समय ड्रॉट भी आ गई थी। ड्रॉट मतलब होता है आपका सूखा, तो ठीक है। तो आपको पता है थर्ड 5 ईयर के प्लान के बाद 1966 से 1969 के बीच में हमने क्या किया, 5 ईयर प्लान को स्टॉप कर दिया और 5 ईयर प्लान की जगह पे एक साल के 3 प्लान बनाए, एक साल के 3 प्लान बनाए, जिनको हम बोलते हैं क्या कहते हैं, प्लान हॉलीडे। जो ये पीरियड है, कौन सा पीरियड है, 1966 से 69 के बीच का जो पीरियड है, इसको हम बोलते हैं प्लान हॉलीडे। देखो, तो ड्यू टू सम इशू लाइक जैसे इंडो पाक वार जो 1965 में हुआ था, ड्रॉट, इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई, इन सभी चीज़ों की वजह से 5 ईयर प्लान्स डिस्टर्ब हो गए थे।
कब कब हुए थे? थर्ड 5 ईयर प्लान के बाद, 1966 के बाद। इसलिए 3 एनुअल प्लान बनाए जाते हैं। एनुअल मतलब वार्षिक प्लान बनाए जाते हैं, ईयरली प्लान बनाए जाते हैं। कब से कब तक? 1966 से 1969 तक। और ये जो पीरियड है 1966 से 1969 तक का पीरियड, इसको बोलते हैं प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो ये क्यों डिस्टर्ब हुए थे इसकी सिचुएशन मैंने बता दी। एक तो 1962 में इंडिया चाइना वार हुआ था, जिसमें हमारी हार हुई थी चाइना से। चाइना ने हमारी बहुत सारी टेरिटरी कब्जे में कर ली थी। उसके तुरंत बाद 2-3 साल बाद ही फिर इंडिया पाकिस्तान वार होता है। ठीक है, हालांकि पाकिस्तान वार में हम जीते थे, जब हमारे जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने एक स्लोगन दिया था, जय जवान जय किसान। ठीक है, वो उसी समय की बात है। और उस समय क्या है, फिर बहुत ज़्यादा महंगाई और ड्रॉट और सूखा, ये सारी सिचुएशन आ गई, तो 5 ईयर प्लान को कंटिन्यू करना सही नहीं था। इसलिए सरकार ने क्या किया था, 3 एनुअल प्लान बनाए, एक साल के प्लान बनाए। और जो पीरियड है 1966 से 1969 का, इसको बोला गया प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो ये जस्ट योर नॉलेज के लिए। तो 1967, 68 और 69 3 साल तक बने थे प्लान हॉलीडे। ऐसा क्यों हुआ था? इंडो पाक वार हुआ था 1960 में, इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान क्या हो गया था, फेल हो गया था। तो ठीक है, इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान की फेल की वजह से फोर्थ 5 ईयर प्लान था, उसको पोस्टपोन कर दिया जाता है। इसलिए 3 एनुअल प्लान्स बनाए जाते हैं, किसकी जगह पर? 5 ईयर प्लान्स की जगह पर। इसको आप नोट मत करना है, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ओके, अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है अगर आप नोट्स बना रहे हो तो। ओके, वैसे अगर आप नोट्स बनाओगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये नोट्स फॉर्म में ही है। मैंने जो सारा डेटा दे रखा है, सब कुछ नोट्स फॉर्म में है, आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और ना ही मैंने कुछ इसमें छोड़ा है। अपनी बुक का जितना भी सिलेबस है सब कुछ कवर कर रखा है, कुछ भी इससे बाहर नहीं जाएगा 100%। ओके, सो डोंट वरीज। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 5 ईयर प्लान्स इन इंडिया। ठीक है, तो हमने देखा कि 1966 से 69 के बीच में 3 एनुअल प्लान्स बनाए गए। ठीक है, और डिफरेंट अब अलग अलग गवर्नमेंट आई, अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग 5 ईयर प्लान्स अपने अपने हिसाब से बनाए थे। तो लास्ट जो 5 ईयर प्लान था, 12वां 12th 5 ईयर प्लान था, उसका यहाँ पर पूछा जा सकता है कि उसका मतलब मोटो क्या था, उसकी थीम क्या थी 12th 5 ईयर प्लान की। ठीक है, तो 12th 5 ईयर प्लान की जो थीम थी वो थी रैपिड, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। रैपिड मतलब तेज, इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब सभी सेक्टर्स को साथ में लेके चलें, उसकी ग्रोथ करना, प्लस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट की नीड्स को फुलफिल करे, साथ के साथ में फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज को रिजर्व करके रखे, उसको बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये गोल था, कौन का गोल मतलब उद्देश्य था किसका? 12th 5 ईयर प्लान का, 12वें 5 ईयर प्लान का ये गोल था, या इसकी थीम थी रैपिड, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कई बार ये क्वेश्चन आता है, गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि 12th 5 ईयर प्लान का थीम क्या थी या उसका मेन गोल क्या था। तो बताना है आपको रैपिड, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इट वाज द थीम ऑफ 12th 5 ईयर प्लान। और 12th 5 ईयर प्लान के और क्या क्या गोल्स थे? पहला गोल, एक तो अचीव 8% इकोनॉमिक ग्रोथ। ये रिसेंटली यही क्वेश्चन अभी जो बीएड का एक एग्जाम हुआ था उसमें आया था ये, कि 12th 5 ईयर प्लान का गोल क्या था। और ये क्वेश्चन ये आया था कि 12th 5 ईयर प्लान में टाइम पीरियड का क्या था। तो आपको बताना है 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 मतलब 2012 से 2017 के बीच में इकोनॉमिक ग्रोथ का टारगेट कितना रखा गया, कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी होगी, तो उसका टारगेट रखा गया था 8%। दूसरा गोल क्या था? पॉवर्टी इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को समाप्त करना, हटाना। तो गरीबी हटाना, इकोनॉमिक ग्रोथ 8% तक अचीव करना, और अनएम्प्लॉयमेंट में रिडक्शन करना, और हेल्थ एंड एजुकेशनल सर्विसेज को एक्सपेंशन करना, सभी के लिए बढ़ाना। ये था 12th 5 ईयर प्लान के गोल्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अब तक के जितने भी प्लान हैं सारे के सारे यहाँ पर प्लान दे रखे हैं। ठीक है, इवन 12th 5 ईयर प्लान तक। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक है, 11th 5 ईयर प्लान, ये यहाँ पर मिस्टेक है। 11th 5 ईयर प्लान के बाद ये है 12th 5 ईयर प्लान, थोड़ी सी मिस्टेक है, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पर 12th 5 ईयर प्लान ऐसे लिखना है आपको। ठीक है, यहाँ पर देख रहा फर्स्ट 1951 से 1956 तक, सेकंड दे रखा है आपका 1956 से 1961, थर्ड दे रखा है आपका 1961 से 1966, और यहाँ पर ये फोर्थ वाला ये 1969 से 1974, और फिर फिफ्थ वाला दे रखा है 1974 से 1979, और फिर सिक्स्थ है आपका 1980 से और 1985, सेवन्थ है 1985 से 1990, फिर
ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कुछ बनता नहीं है, फिर एट्थ यहाँ पे है। तो आप बस इतना ध्यान रखना कि ये वाला 12th 5 ईयर प्लान है 2012 से 2017 के बीच में। अब है नीति आयोग। अब नीति आयोग के बारे में थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन पहले ही मिल चुकी है कि जो पहले हमारा प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, प्लानिंग कमीशन को ख़त्म करके प्लानिंग कमीशन की जगह पे आज की डेट में सरकार ने बना दिया है नीति आयोग। और नीति आयोग की कई बार फुल फॉर्म पूछ ली जाती है, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये है नीति आयोग की फुल फॉर्म। तो आपको पता है नीति आयोग से पहले हुआ करता था प्लानिंग कमीशन, जो बना था 1950 में, और प्लानिंग कमीशन को रिव्यू करने के लिए बनाया गया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जो कि बनी थी 1952 में। ठीक है, तो प्लानिंग कमीशन जो 1950 में बना था, अब इसको स्क्रैप कर दिया है गवर्नमेंट ने और उसकी जगह पे आ गया है नीति आयोग। ठीक है, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग को एक यूनियन कैबिनेट था उसने बनाया 1 जनवरी 2015 में, और एक कैबिनेट का रेजोल्यूशन पास करके। मैंने बताया था कि ये एक कैसी बॉडी है, इट इज़ जस्ट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड एडवाइजरी बॉडी। ठीक है, ये भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैसी होती है, जिसका मेंशन ना तो कॉन्स्टिट्यूशन में और ना ही जिसको किसी पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी वो होती हैं जो कैबिनेट में रेजोल्यूशन पास करके बनाई जाती है। रेजोल्यूशन मतलब एक प्रस्ताव पास कर दिया, कैबिनेट ने बोल दिया कि हाँ भाई ये बॉडी बना रहे हैं, साइन कर दिया, बन गई। तो ये भी कैबिनेट के द्वारा बनाई गई एक बॉडी है। नीति आयोग कब बनी थी? 1 जनवरी 2015। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो नीति आयोग ने पहले जो इससे पहले प्लानिंग कमीशन था उसको रिप्लेस कर दिया। और नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर। ध्यान रखना, नीति आयोग के चेयरमैन होंगे वो होंगे प्राइम मिनिस्टर। और प्रेजेंट में प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो आपको पता ही है, तो नरेंद्र मोदी जी इनके अभी चेयरमैन हैं। तो आपको अगर पूछे कि चेयरमैन कौन होता है तो आपको बताना है प्राइम मिनिस्टर, फिर नीचे लिख देना एट प्रेजेंट श्री नरेंद्र मोदी चेयरमैन है किसके? नीति आयोग के। और अरविंद पनगड़िया ये हैं वाइस चेयरमैन। अब देखो बुक में लिखा हुआ है अरविंद पनगड़िया, बाय द वे हट गए ये, पर बुक में जो लिखा हुआ है वो आपको आंसर में लिख के आना है एग्जाम में। ठीक है, हालांकि अब ये नहीं है, इनकी जगह पर राजीव कुमार आ गए। तो आपको बुक वाला लिखना है, बुक में जो दे रखा है वही बताना है अगर पेपर में आता है। तो वाइस चेयरमैन इनके अरविंद पनगड़िया। और इनके CEO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वो कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, ये हैं इनके CEO किसके? नीति आयोग के। तो 3 चीज़ें दोबारा बता रहा हूँ मैं। चेयरमैन है श्री नरेंद्र मोदी जी, या चेयरमैन होते हैं इनके प्राइम मिनिस्टर। वाइस चेयरमैन है इनके अरविंद पनगड़िया जी। और CEO है नीति आयोग के अमिताभ कांत। ओके, तो ये चेयरमैन होंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और ये है वाइस चेयरमैन अरविंद पनगड़िया। ठीक है, ओके। अब मेंबर कौन कौन होता है नीति आयोग का? तो मेंबर इसमें सभी जो चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट्स के वो, प्लस यूनियन टेरिटरी के गवर्नर, ये उसके होते हैं नीति आयोग के मेंबर्स। तो आपको पता है पूरा कंट्री के जितने भी मतलब स्टेट गवर्नमेंट हैं वो सब नीति आयोग का क्या करती हैं? नीति आयोग के मेंबर हैं। ठीक है, तो हर स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर और यूनियन टेरिटरीज का गवर्नर इनके होते हैं मेंबर्स किसके? नीति आयोग के। अब फंक्शंस क्या है? इस बार एक क्वेश्चन भी आया था 2019 में कि नीति आयोग के 1-2 फंक्शन बताइए। तो सबसे पहले फंक्शन देखो 4-5 दे रखे हैं, 2 आपको लिखने थे। तो दिस इज थिंक टैंक फॉर द गवर्नमेंट। थिंक टैंक मतलब ये गवर्नमेंट को क्या करता है? ओपिनियन देता है, अपनी विचार देता है। विचार मतलब हर चीज़ के बारे में विचार देगा कि कैसे कंट्री डेवलप कर सकती है, कंट्री की एजुकेशन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कंट्री की फॉरेन पॉलिसी क्या होनी चाहिए, कंट्री को कैसे मतलब अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनानी चाहिए, और कैसे कंट्री जॉब्स क्रिएट कर सकती है। तो मतलब थिंक टैंक है, मतलब सरकार को क्या देता है? ये आइडियाज़ देता है। ओके, तो इसको बोलते हैं थिंक टैंक ऑफ द गवर्नमेंट। और ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाते हैं एंड प्रोग्राम बनाते हैं गवर्नमेंट के लिए। मैंने बताया था कि अभी 7 साल, 15 साल और 30 साल ऐसे करके प्लानिंग की जाएगी। अब तो ये प्लानिंग बनाएंगे। अब सीधी बात है, प्लानिंग कमीशन की जगह पे तो प्लान बनाएंगे, तो लॉन्ग टर्म प्लान बनाते हैं और पॉलिसी बनाते हैं किसके लिए? सरकार के लिए। और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जहाँ भी टेक्निकल सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है सरकार को टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। दिस इनकरेज कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है क्योंकि नीति आयोग के मेंबर्स कौन है?
सभी स्टेट गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर्स और गवर्नर्स हैं। इसलिए इससे क्या होगा, साथ में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है साथ साथ कर मिलके चलेंगे। कौन साथ साथ मिलके चलेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इसी को बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। जब स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके काम करती हैं, साथ साथ मिलके काम करती हैं, इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो यहाँ पर चूंकि सभी इसके मेंबर हैं, स्टेट भी है और सेंटर भी है, तो इससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रमोट होगा, इनकरेज होगा। ठीक है, साथ साथ मिलके काम करेंगे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पॉलिसी फॉर्मेशन में स्टेट्स का भी स्टेक होगा। ठीक है, दिस इंश्योर्स दैट ऑल स्टेट्स वर्क टुगेदर, और ये इंश्योर करेंगे कि सारे स्टेट्स मिलके काम कर रहे हैं फॉर द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, मतलब देश के हित के लिए सारे स्टेट कैसे काम करेंगे? मिलके काम करेंगे। अब नीति आयोग के सेंटर कौन कौन से हैं? नीति आयोग में 2 सेंटर हैं, ध्यान रखना। एक तो एक टीम इंडिया हब और दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। तो 2 सेंटर हैं किसके? नीति आयोग के। तो टीम इंडिया हब क्या करता है? ये सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट करता है। तो टीम इंडिया मतलब एक टीम बन गई जिसमें सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिल जाती हैं, ये है टीम इंडिया हब। दूसरा है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये क्या करता है? स्ट्रेंथनिंग दी पॉलिसीज ऑफ नीति आयोग। नॉलेज एंड इनोवेशन हब है, ये नीति आयोग की पॉलिसीज को मजबूती प्रदान करेगा, आइडियाज़ देगा, नए नए विचार देगा, नए नए आइडिया देगा किसको? नीति आयोग को। ठीक है, तो ये 2 सेंटर्स हो गए। तो यहाँ पे देख सकते हो टीम इंडिया नीति आयोग की मीटिंग हो रही है, जिसमें सभी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके क्या कर रहे हैं? मीटिंग कर रहे हैं और देश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी मीटिंग होती रहती है। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग और एक दूसरे की हेल्प करते रहें। ठीक है, हमारा पर्पज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक एजुकेशन पहुंचाना, जो बच्चे अभी तक इन सब चीज़ों से दूर हैं, या फिर एसएसटी से स्पेशली। मेरा फोकस एसएसटी पे अभी ज़्यादा है। एसएसटी में जो बच्चे डरते हैं, बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट आप एक दूसरे की हेल्प करते रहो और बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंप्लीट कोर्स में कराऊंगा आपको, डोंट वरी। ठीक है, क्लास 10th का कंप्लीट कोर्स यहाँ पर आएगा आपको, सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 आने वाले हैं। तो बस जुड़े रहिए और लोगों की हेल्प करते रहिए, एक दूसरों की। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग एंड कीप enjoying, and as always, God bless you all.